जी का, है ना? एक अलग एनर्जी लगती है, साइकोलॉजिकल में कोई ऐसा दिन होता है, उस दिन आपकी साइकोलॉजी थोड़ी एडवांस काम करती है। आपका जो माइंड बातें नहीं, आपका जो माइंड है वो थोड़ा फोकस होकर चीज़ों पे काम करता है और वही शुरुआत हुई थी कल से। और कल आप लोगों ने ऑलमोस्ट अपना टारगेट भी बनाया होगा, लिखा भी होगा अच्छे से कि इस साल नोट्स पूरे करना ही है। उसके बहुत सारी स्ट्रेटजीज है, वो कंटिन्यू आप लोग और आपके साथ-साथ हम यहाँ पे कंटिन्यू लगे हैं, मिलके अचीव करेंगे। हाँ, ठीक है, कर देंगे भाई, मिलके अचीव करेंगे। मेन थिंग्स है आपकी करना क्या है, पढ़ाई करना है, कंसिस्टेंसी रखना। बहुत सारी चीज़ों पे फोकस नहीं करना कि ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, ये वो। सिंपल सा करना है, थ्योरी और एमसीक्यू प्रैक्टिस, 2 चीज़ों पे लगातार काम करते रहिए। लगातार मतलब लगातार। एक वर्ड होता है परसिवरेंस, है ना? कंसिस्टेंसी का ही सिनोनिम से मान सकते हो उसको। लगातार मतलब लगातार, और जब तक अचीव नहीं हो जाता है हमारा गोल, तब तक हमें करते रहना है। थ्योरी विद एमसीक्यू, थ्योरी विद एमसीक्यू, हर रोज है ना। बाकी आपकी जो प्रिपरेशन है उसमें 4 चांद लगाए जा रहे हैं हर रोज, है ना? और वैसे चांद यहाँ पे बैठे हैं, कमी है नहीं चांद की। है आप लोग चांद मानते हैं? चलिए, हम नहीं, हमें किसी न किसी की तो है। चलिए, शुरुआत करते हैं स्लेटर सिस्टम में बढ़े थे। स्लेटर सिस्टम के क्वेश्चन से ट्यूसडे को होपफुली आप लोगों को ठीक लगे होंगे, है ना? थोड़ी आंखें भी खुली होगी। अगर केयरफुली आप लोगों ने अटेंड किया तो ठीक है, बाद में सर जब आपको आंसर बताया गया था उस टाइम थोड़े झटके भी लगे होंगे कि मैं तो ये समझ रहा था आंसर एक्चुअली ये है। ऐसे ही क्वेश्चन सबसे रहेंगे, है ना? ये जो क्वेश्चन आपके सामने आए वैसे प्रैक्टिस हम करते रहेंगे ताकि आपका माइंड थोड़ा ओपन हो जाए, आप थोड़ी अलग सोच पाए। चलिए, स्लेटर सिस्टम डिस्कस कर रहे थे। स्लेटर सिस्टम में हमने कॉन्टिनेंट तक डिस्कस कर लिया था। कॉन्टिनेंट में लास्ट रह गया था, है ना? नोट्स बनाने के लिए वही वापस बोल देता हूँ, टाइम दिया जाएगा सफिशिएंट। जब आपको बोला जाता है एक्सप्लेन करने के लिए फुल टाइम, मतलब यहाँ पे बोर्ड फोकस होने के लिए, तो आपको यहीं पे ध्यान रखना है, नहीं तो बच्चों नुकसान करोगे, अपना नुकसान। किताबें पढ़ोगे कुछ भी बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। जब आपको एक्सप्लेन करते हैं कोई भी टीचर, तो उनके सामने नजर रखना, टाइम लेके आप लोग नोट्स लिख सकते हैं। चलिए, तो हम डिस्कस करें तो बेसिकली कॉन्टेनर ये हमारा हो चुका है। कॉन्टेनर क्या होता है? एक सॉफ्ट सॉफ्ट होता है, एक वी कैन से एक सॉफ्ट स्पेस होता है आपके फीचर्स के सेल बोन, ये भी याद रखना है। सेल बोन के बीच में है, ब्रेन आ जाए तो ब्रेन का नहीं है वो, सेल बोन के बीच का पोर्शन है और सॉफ्ट पोर्शन होता है, उसे हम क्या बोल देते हैं? कॉन्टेनर बोल देते हैं। मेनली आपके दो ही होते हैं जिनको हम पढ़ते हैं, एंटीरियर और पोस्टीरियर। बाकी आपके साइड में भी रहते हैं, है ना? तो बहुत सारे बनते हैं जहाँ पे स्पोर्ट बनते हैं, लेकिन मेजोरिटी में जो होते हैं वो दो रहते हैं। पहला रहता है आपका एंटीरियर कॉन्टेनर, दूसरा पोस्टीरियर कॉन्टेनर। इनको डिटेल में आप पीडियाट्रिक्स में पढ़ चुके हैं बहुत शानदार तरीके से, बट हमारे स्लेटर सिस्टम में तो एक बार हम रिवाइज कर रहे हैं। ये आई थिंक आप लोगों ने लिख लिया था उस टाइम, नोट्स वगैरह हो गए थे आप लोगों के, है ना? चलिए, यहीं से आगे बढ़ते हैं। फॉर्मूले के टाइप्स हम कवर कर देते हैं कि फॉर्मूले के टाइप्स कितने होते हैं। उससे पहले क्वेश्चन है, क्वेश्चन को केयरफुली पढ़िए। ऑप्शन बी, सी। हाँ, तो पूरा पढ़ो ना भाई, आपको क्या लग रहा है कि आपके सामने इजीली आंसर आ जाएगा? हाँ, तो जब आप डिटेल से पूरा पढ़ोगे तो आपके सामने आंसर आएगा। 4 नंबर, 3 नंबर। हाँ, तो जल्दीबाजी में हम क्या करते हैं? हाँ ठीक है, अभी तो आपने नहीं बता दिया, क्योंकि आपके सामने भी जो माइंड सेट होता है बच्चों का, वो ये कि सामने कौन है उसके अकॉर्डिंग थोड़े अलग हो जाते हैं, इसलिए आपने केयरफुली पढ़ लिया। एग्जाम में भी यही करना है, क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट करना है और यहाँ तक जाना है ना? क्वेश्चन आपको पूरा पढ़ना है। क्वेश्चन ने पूछा है कि जो एंटीरियर कॉन्टेनेंट होता है आपका, जो एंटीरियर कॉन्टेनेंट होता है बेसिकली उसके बारे में पूछा, सॉरी पोस्टीरियर कॉन्टेनेंट के बारे में पूछा है कि ये कब क्लोज होता है, तो कब होता है? 6 वीक। लेकिन 6 वीक कब है? जन्म के बाद में। तो ये कौन सा फेज आ जाएगा? अगर हम और थोड़ा डिटेल से बात करते हैं, ये क्या है? इन्फेंट है, न्यूबॉर्न है, या फिर नियोनेट है? नियोनेट है, इन्फेंट है, क्योंकि 28 डेज तक ही है और 28 डेज में आपके 4 वीक होते हैं। तो 4 वीक के बाद में होगा, यानी कि बच्चा इन्फेंट पीरियड के अंदर आ चुका है, इन्फेंट एज में आ चुका है। तो ये भी क्वेश्चन बन जाए तो गलत करोगे आप लोग कि जो आपका पोस्टीरियर कॉन्टेनेंट है वो क्लोज होता है किस पीरियड में? आपका न्यूबॉर्न पीरियड में होता है, या फिर आपके नियोनेट पीरियड में होता है, या फिर आपका जो अपना इन्फेंट है, या एक और दिया जाएगा आपका टोटल। तो टाइम पीरियड भी याद रखना है। 6 वीक में कौन सा स्टार्ट हो जाता है? इन्फेंट वाला। तो इन्फेंट का रहेगा वही आपका एंटीरियर। यहाँ पे बात करें तो कौन सी, अगर पीरियड की हम बात करें लाइफ साइकिल के, तो वो टोटल पीरियड होती है 1 to 3 ईयर तक। 1 से 3 साल का जो पीरियड होता है आपकी लाइफ स्पान का, वो टोटल होता है। और उसी एज के इनिशियल स्टेज में, मतलब फर्स्ट ईयर में, उसी एज का फर्स्ट ईयर, टोटल एज का फर्स्ट ईयर है। लाइफ का तो सेकंड ईयर है, उसको भी समझे। टोटल एज का फर्स्ट ईयर 18 महीने में क्लोज होता है, 18 से 24 मानते हैं। तो टोटल एज का तो पहला साल है लाइफ का, बहुत सारा साल है, क्योंकि एक साल इन्फेंट का जा चुका है, उसके बाद में टोटल स्टार्ट हुआ है। तो ये जो चीजें हैं थोड़ी ट्रिकी है, फोकस हो गया इनको समझे। राइट आंसर बेसिकली नो डाउट, ऑप्शन नंबर डी है, आफ्टर दैट मंथ, 6 वीक आफ्टर दैट मंथ। क्लियर है चीज? छोटे क्वेश्चन होते हैं जिन बच्चों की अच्छे से प्रिपरेशन हो रखी है, बेसिक क्लियर है, उनको ऐसे क्वेश्चन पे, ऐसे ट्रिक्स पे ध्यान देने की जरूरत है। जो एक नंबर से रह जाते हैं वो ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, है ना? तो थोड़ा केयरफुली पढ़े। और चलिए, एंटीरियर कॉन्टेनेंट को फटाक से रिवाइज कर लेते हैं, बातें नहीं, पीछे बातें नहीं बिल्कुल भी, नोट्स नहीं, एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं। पहले एंटीरियर जो कॉन्टेनेंट होता है आगे की तरफ लोकेटेड होता है, इसलिए एंटीरियर वर्ड यूज किया है। और क्या है हमारे सामने? कॉन्टेनेंट सॉफ्ट स्पॉट है, इसी को क्या बोला गया है? ब्रैगमा बोला गया है। शेप कैसा होता है इसका? डायमंड शेप होता है ना, इसका शेप कैसा होता है? डायमंड शेप होता है। हम बोल सकते हैं कि इसके अंदर 4 एंगल होते हैं, ये भी क्वेश्चन कभी बन सकता है। क्योंकि आपका जो पोस्टीरियर कॉन्टेनेंट होता है, जो आपका कैसा होता है? लेमडा, तो वहां पे कितने एंगल बनेंगे? 3 एंगल। यहाँ पे कितने एंगल बनते हैं? 4 एंगल। इसलिए ये कैसा शेप आपका? डायमंड शेप का है। लार्जेस्ट कॉन्टेनेंट होता है लोकेटेड इन द मिडल अमंग द टू पेरेटल बोन एंड द फ्रंटल बोन। यहाँ पे जो आपका लोकेटेड होता है बिल्कुल पेरेटल बोन और फ्रंटल बोन के यहाँ पे बीच में, वो आपका कौन सा हो जाता है? दैट इज ब्रैगमा, आल्सो नोन एज द एंटीरियर कॉन्टेनेंट है। देन उसके बाद में हमारे सामने है कि ये रफली डायमंड शेप होता है। रफली बोला है, एक्जेक्टली तो नहीं, डायमंड के तो जो एंगल होते हैं बिल्कुल साफ होते हैं, फाइन होते हैं। ये रफली आपको ऐसा मोटा मोटा देखने को मिलता है इस तरीके से ना, तो ये डायमंड शेप आपका ऐसे बन जाता है। यूजली फ्लो होगा 18 to 24 मंथ्स आफ्टर बर्थ। मंथ याद रखे और बर्थ भी याद रखे, ऐसे याद रख सकते हैं। ये आपका होता है 1.5 महीने पे और ये होता है 1.5 साल पे। सिंपल सा, कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। 1.5 महीना मतलब 6 वीक पे, और ये 1.5 साल मतलब आपके 18 वीक पे। ऐसे याद रखे, इसी तरीके से याद रखेगा। ये 1.5 महीने पे बच्चा ऐसे लेता है, तो ये इसको पहले क्लोज होने की जरूरत है। ऐसे फिक बना लीजिए, भी आप बना सकते हैं। तो बच्चा ज्यादा ऐसे लेता रहता है शुरुआत में, तो इसकी क्लोज होने की जरूरत है, नहीं तो यहाँ पे उसको इंजरी हो सकती है ना? तो ये पहले क्लोज होता है, उसके बाद में ये क्लोज होता है, ये आपको याद रखना। ये आपके सामने इमेज है बेसिकली, है ना? ये कौन सा हो गया आपका?
पोस्टीरियर कॉन्टिनेंट ऑल्सो नोन एज लैम्डा। एंड ये कौन सा हो गया आपका एंटीरियर कॉन्टिनेंट, ये कौन सा कोरोनल, ये फ्रंटोसेप्टल, ये आपका कौन सा हो गया सेजेंटल, और ये हो गया कौन सा लैम्डोइड है ना, ये आपको याद रखना। सो एंटीरियर कॉन्टिनेंट इनमें लिखने की बात है नहीं, क्या लिखोगे लिखेंगे सर दी हम लोग स्पीड में लिखें। शिकायत आती है आप लोगों की, क्यों भाई ट्यूजडे को पेपर देने के लिए क्यों नहीं आते आप लोग, क्या दिक्कत है? अरे जब नहीं जो आते हैं उनको नहीं बोल रहे, वो साइलेंटली अपना नोट्स लिखे, जो नहीं आते हैं उनको बोला जा रहा है क्यों नहीं आते आप लोग, मतलब एमसीक्यू बिना आप क्या उखाड़ लोगे, चोरी क्या हो गया वहाँ पे? तो ये तो सेंस की बात है, मतलब एमसीक्यू प्रैक्टिस आप करते हो तो आपको ऐसे बुक होनी चाहिए कि आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो रही है, और क्वेश्चन आपको दिए जा रहे हैं, ऐसा नहीं है कि आप बुक में से उठा के क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, यहाँ पे क्वेश्चन बना के आपको दिए जा रहे हैं, बड़े सिस्टमेटिक तरीके से आपके अंदर से लगन होनी चाहिए कि यार ये क्वेश्चन की प्रैक्टिस हमें छोड़ना ही है, किसी भी कंडीशन में नहीं छोड़ना, और डिमांड करना कि सर 100 क्वेश्चन का पेपर आता है उसके लिए 200 का दो आप, ये आपके अंदर होना चाहिए। बजाय कि क्वेश्चन हो उसको सीख करके चोरी से क्या उखाड़ लोगे, आप कुछ नहीं कर पाओगे। चोरी भले ही आप लोगों की बार बार बता रहा हूँ, चोरी भले ही आप लोगों की बहुत शानदार तरीके से क्लियर, लेकिन एमसीक्यू जब आपके क्लियर नहीं है तो कुछ नहीं उखाड़ पाओगे। और जेएनसी प्लेटफॉर्म का हमेशा से जो ये ट्यूजडे वाला टेस्ट पेपर है, ये सालों से चला आ रहा है। जब हम मैंने आपको बताया कि मैं भी एक स्टूडेंट था, तो जब हम पढ़ते थे तो उस टाइम 2 टाइम पेपर चलते थे, ऑफलाइन पेपर सुबह भी होता था, आई मीन क्लासेस सुबह भी होती थी, और ऑफलाइन क्लासेस शाम को भी होती थी, सुबह 8 से 12 रहती थी, शाम को ये आपका जो टाइम है वो टाइम है, और दोनों टाइम पेपर होता था, दोनों टाइम पेपर होता था हर ट्यूजडे को, सालों से चला आ रहा है, मतलब मैं आज से 6 साल पहले की बात कर रहा हूँ, तो वो आज भी कंसिस्टेंसी मेंटेन है, तो ये कोई छोटी बात नहीं है बच्चों। तो प्लीज पेपर देने के लिए आए, अपना नुकसान नहीं करें, नहीं तो भीड़ बन के बैठे रहोगे, आपके जैसे बहुत सारे चेहरे हैं, सीट को लेने के लिए बहुत सारे हैं, और स्पेशली जो लड़के हैं बेरोजगार हो, पेपर देने आया करो, है ना। हकीकत है 80-20 का जमाना है, पता नहीं चलेगा आने वाले टाइम में 90-10 हो गया तो क्या उखाड़ लोगे भी। तो कोशिश करें, हाँ नहीं आते हैं उनको नहीं बोल रहा हूँ, आते हैं उनको नहीं बोल रहा हूँ, मैंने पहले ही बोला है, जो नहीं आते हैं उनको बोल रहा हूँ, कल बताया गया था। ठीक है, संस्था तो चीजों को लेकर चलती है, जेएनसी को लेकर चलता है, अपना जो पेपर लिए है अब वो बहुत सारे पेपर बन भी गए हैं, नुकसान भी हो रहा था, ठीक है वो तो संस्था एडजस्ट करती है, लेकिन मेन जो है कि आप लोगों को नुकसान नहीं हो, है ना। मोटे पेपर के दिन भी आप आधे बच्चे दिख रहे हैं, आधे गायब, ऐसे क्यों भाई? कोशिश करें क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें, चीजों के साथ जुड़े रहें, जो यहाँ पे गाइडेंस मिलती है उसको फॉलो करें। चलिए हो गया। नेक्स्ट हमारे सामने है, देखिए पोस्टीरियर कॉन्टिनेंट, ये होता है लैम्डा, सेट इसका लैम्डा की तरह होता है, इसलिए इसको लैम्डा बोल देते हैं। अच्छा उसको ब्रेक में क्यों बोला, क्योंकि यहाँ पे जो पॉइंट होता है उसको क्या बोलते हैं ब्रेगमेटिक पॉइंट, हाँ बिल्कुल, है ना। और यहाँ पे लैम्डा से शेप के अकॉर्डिंग लैम्डा, लैम्डा का शेप कैसा होता है इस तरीके से, है ना, कोल लैम्डा शेप होता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं लैम्डा कॉन्टिनेंट। लोकेटेड एट मिलर अमाउंट ऑफ पैरेलल बॉन्ड एंड ऑक्सीपिटल बॉन्ड, कॉन्टिनेंट फ्यूचर से क्वेश्चन आता ही है, अपडेटेड क्वेश्चन आएंगे, तो इन एडवांस क्वेश्चन और कैसे बन सकते हैं, कॉन्टिनेंट के साथ में कौन कौन सा रिलेशन में बॉन्ड रहती है, कौन कौन से फ्यूचर्स होते हैं ना, वो सारी चीजें आपको कवर करके चलना है। यहाँ पे कौन कौन सी बॉन्ड है, पैरेलल बॉन्ड है और आपकी ऑक्सीपिटल बॉन्ड है, टोटल बॉन्ड कितनी होगी, टोटल बॉन्ड कितनी होगी, 2 या 3, 3 की, और इंटीरियर में 4, याद रखिए इंटीरियर में 3 नहीं होगी, क्योंकि कॉन्टिनेंट की बात कर रहे हैं, इसका मतलब है कि इनिशियल स्टेज की बात कर रहे हैं, और इनिशियल स्टेज की बात करें तो टोटल बॉन्ड्स की बात की जा रही है, और शुरुआती स्टेज में जो बॉन्ड्स होती है आपकी जो 272 350 तक मानते हैं, 300 भी किसी बुक में लिखा हुआ है, तो वहां पे जो बॉन्ड होती है फाइनल आपकी 2 रहती है ना, तो टोटल 4 बॉन्ड याद रखिए, लिखना नहीं है जब आपको बोला जाता है मुंडी के ऊपर रखिए, जितनी बना नहीं दिखाए। स्मॉल लेता है साइज में देन इंटीरियर कॉन्टिनेंट ट्रायंगल और लैम्डोइडल इन द शेप होता है, लैम्डा शेप की तरह होता है, ट्रायंगल शेप होता है, 3 एंगल इसके अंदर बनते हैं, क्योंकि जनरली क्लोजेस आफ्टर द सो वी कैन से अबाउट 6 वीक्स ऑफ द एज बोलते हैं आपकी उम्र, आपकी उम्र के 6 से उम्र कब स्टार्ट होती है एट द बर्थ से, डेट ऑफ बर्थ होती है, किसी का ऐसा तो नहीं लिखा हो डेट ऑफ कंसेप्शन आधार कार्ड में नहीं है, मतलब आपकी जो इमेज है वो कहां से मापी जाती है, आपने जैसे जन्म लिया तब से। हालांकि आप लोगों की एज के साथ नुकसान हुआ है, 1 साल कम दिया गया है ना, क्योंकि मदर के वोम के अंदर जो रेखा है 90 मंथ सॉरी 9 मंथ तक, है ना, वो एक्चुअल में एज वही रहती है जो कंसेप्शन आफ्टर फर्टिलाइजेशन से स्टार्ट होती है, लेकिन वो मदर के वोम में होती है, आपकी खुद की एज एट द टाइम ऑफ बर्थ से स्टार्ट होती है, अपने डॉक्यूमेंट के अकॉर्डिंग यही चलती है, तो 6 वीक ऑफ द एज, और ये एज होती है, लिखिए इसको मैं बताऊंगा तो लिखना अभी नहीं, और ये होती है आपकी इन्फेंटाइल पीरियड, कौन सा पीरियड रहता है इन्फेंटाइल पीरियड, और इन्फेंटाइल पीरियड कब होता है अप टू 1 ईयर, अप टू 12 मंथ, 12 महीनों में कितने सप्ताह होते हैं, 12 महीनों का, हाँ 50 अप्रोक्सीमेट हम बोल सकते हैं 7 डेज होता है 52, क्वेश्चन कैसा भी बन सकता है, 365 दिन लिखा हो सकता है, 52 वीक लिखा हो सकता है, 12 महीने लिखा हो सकता है, 1 साल लिखा हो सकता है, सभी तरीके से चीजों को क्लियर रखें। जी आपके सामने पोस्टीरियर कॉन्टिनेंट है, पता चली क्यों थोड़ा स्पीड में, और ऑनलाइन वाले बच्चे सभी को गुड इवनिंग, हाँ बिल्कुल गुड इवनिंग आप लोगों को। और कोशिश करें कि फ्रंट रो में बैठे, सामने बैठे, इस जगह बैठे, इस साइड में नहीं बैठे, दिखते नहीं है वहां से चेहरे, है ना, दिखते नहीं हो तो पीछे रह जाओगे, कोशिश करो इस जगह बैठने की, है ना, कल से वहां उस एंगल में नजर नहीं आनी चाहिए, क्योंकि पिलर सामने आ जाता है, आपका घुटन मोटो सुनाई नहीं देता उधर। बिल्कुल आप लोगों ने उस एंगल में हो गया, हो गया तो ऐसे आस पास क्या देख रहे रिवर्स चलो उसको लिख लिया तो क्या उखड़ लिया आप लोगों ने, है? बड़े कॉन्फिडेंट के साथ बोले जैसा हो गया तो रिवर्स चलो भाई, टाइम को यूटिलाइज करना सीखो बच्चों, टाइम को यूटिलाइज करना सीखो, ये आपका ही टाइम है, आपको एहसास नहीं होता है, अभी मैं सच बता रहा हूँ, अभी आपको एहसास नहीं होता है इन सब चीजों का, है ना, जो आप मस्ती खोर बने रहते हो, आपके माइंड में जो 24 आवर्स यही चलता है, टाइम को यूटिलाइज करना सीखे, 24 घंटे में 10 घंटे आप नोट्स के लिए दे, मैं 10 घंटे बोल रहा हूँ और वो आपका 100% डेडिकेशन के साथ में, तो आप जंग जीत जाओगे। हम क्या करते हैं काउंट तो कर लेते हैं कि सुबह गए थे क्लासरूम में, शाम को वापस आए, बड़ा ऐसा कर दिया, सीखा कितना उसमें, और प्रेजेंस ऑफ माइंड कितना रहा, अगर उसका इवैल्यूएशन करें तो 10 घंटे में से 10 मिनट भी प्रॉपर तरीके से नहीं था, यही इवैल्यूएशन होता है। टाइम को यूटिलाइज करना सीख जाओ, अपना नुकसान करो, बार बार चीजें बताई जा रही है बच्चों। नर्सिंग फील्ड में पहले कंपटीशन नहीं हुआ करता था, अभी बहुत भर भर के है, ये चीजें आप लोगों को हमारे से बेटर पता है,
एक्चुअल में कंपटीशन हम नहीं मानते हैं कि एक्चुअल में कुछ कंपटीशन है, वो भी बिल्कुल ऐसे नील बटा है, कुछ ज्यादा नहीं है। कुछ एक बच्चे ही होते हैं जिनसे आपको फाइट करना है, उनके कंपटीशन में आपको आना है, बाकी और तो दिखावा है, भीड़ है, और भीड़ का हिस्सा नहीं बने, भीड़ का हिस्सा नहीं बने। हो गया। चलिए पोस्टीरियर बॉन्डिंग देन अपना नेक्स्ट बॉन्डिंग रह जाता है एंटीरियर लेटरल। वर्ड से मींस निकल रहा है ना। एंटीरियर मतलब आगे की तरफ और लेटरल मतलब साइड में, एंटीरियर लेटरल। ये बेसिक से वर्ड भी काफी बच्चों को नहीं पता है, तो थोड़ा सा क्लियर होकर चीजों को सीखे। नोट आपको काफी एडवांस मांगता है, और जब इन वर्ड का मींस आप नहीं निकाल पाते हैं, मतलब ये है कि आपको थोड़ा लेवल पे जाना पड़ेगा, तो और आपको प्रिपरेशन करने की जरूरत है। तो एंटीरियर मतलब आगे की तरफ और लेटरल मतलब साइड में। जैसे ये बेटा यहाँ पे, तो ये एंटीरियर है आपके क्लासरूम में, एंटीरियर और ये साइड में हो गया एंटीरियर लेटरल है। पीछे जब हम जाएंगे तो पोस्टीरियर लेटरल है, पोस्टीरियर लेटरल। इन वर्ड को क्लियर रखें, है ना। ठीक नहीं लगता है जब कुछ बच्चे ऐसे डाउट पूछते हैं कि इसका क्या मतलब है ना। इन वर्ड का मींस सोचते तो वाक्य में ठीक नहीं लगता है कि आप किस लेवल पे प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आप अभी हो आप लोग। एंटीरियर लेटरल जो कि आपके पेड़ होते हैं। अच्छा पेड़ क्यों बोला है, तो दो होते हैं एंटीरियर लेटरल, एंटीरियर आगे की तरफ और लेटरल ये साइड में, यहाँ एक यहाँ पे होगा एक यहाँ पे होगा, आगे की तरफ और साइड में दो होते हैं, क्योंकि लेटरल साइड दो होती है यूजुअली, या ज्यादा होती है, दो ही होती है, या तो लेफ्ट होगा या राइट होगा, नहीं होगा तो भी सेंटर होगा, तो इसलिए लेटरल हम यूज नहीं करेंगे। तो लेटरल में दो साइड होती है, इसमें यहाँ पे पेड़ दो होते हैं, लोकेटेड लेटरल अमंग द फ्रंटल पेराइकल टेम्पोरल एंड स्फिनोइड बोन, स्मॉल एंड इरेगुलर इन द शेप, क्लोज एट द 3 मंथ आफ्टर द मंथ। एज जो है मंथ जो है उसमें वेरिएशन हो सकता है, मैं इस चीज को बिल्कुल क्लियर करके चलता हूँ, कुछ ज्यादा कंफ्यूज नहीं हो, ज्यादा इन चीजों को वो भी नहीं लेके सर हमने 4 महीने पढ़े हैं, हमने 2.5 पढ़े हैं, 6 महीने पढ़े, हाँ तो 3 to 6 मंथ है। मैं चलो बिल्कुल क्लियर कर दूं, आपने 6 मंथ बोला तो 3 to 6 मंथ है, ऐसा मतलब कि नहीं बेटा है कि 3 मंथ ही है, और इनकी इतनी इंपॉर्टेंस नहीं होती है ना। बस आपको ये याद रखना है चीजें। और ये जो है आपका एंटीरियर वाला पोर्शन होगा, पोस्टीरियर होगा, इसमें जो ये एंटीरियर लेटरल बोन का रिलेशन आप देख पा रहे हैं, ये कौन सी है, ये कौन सी है, और ये वाली, और ये ग्रीन वाली सिनोइड बोन, ग्रीन वाली सिनोइड बोन, इन चारों के बीच में आगे की तरफ लोकेटेड है, साइड में दैट इज एंटीरियर लेटरल। और यहीं पर हम पोस्टीरियर लेटरल की थोड़ी सी बात करें, ये पोस्टीरियर लेटरल, ये पोस्टीरियर साइड में है, कौन कौन सी बोन रिलेशन में है, पेराइकल, और ये कौन सी है, ऑक्सीपिटल, और ये आपकी टेम्पोरल। तो तीन बोन के रिलेशन में जो आपका कॉन्टिनेंटल बनता है, सॉफ्ट स्पॉट बनता है, पीछे की साइड में है और साइड में, पीछे की साइड में है, वही पीछे है और साइड में, इसलिए पोस्टीरियर लेटरल। ये सिंपल से आपको याद रखना है। एंटीरियर लेटरल है, फटाक से लिखना चाहते तो लिखें, लिखेंगे सर हम तो लिखिए, लिखने से आपकी प्रैक्टिस हो जाती है, लेकिन पॉइंट टू पॉइंट लिखे, सब कुछ भर भर के नहीं लिखे। हो गया, नहीं बोलेंगे हो गया, लिखिए, टाइम दिया जाता है, पॉइंट पॉइंट लिखिए, ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। अच्छा जो भी पर्सन आपके सामने यहाँ पे जैसे टीचर है, तो वो आपको कुछ बातें बोलते हैं, तो वो जो चीजें हैं वो सफर कर चुके हैं, वो जो चीजें हैं वो ड्रिल कर चुके हैं, इसलिए आपको बोला जाता है। जैसे अभी आप नोट्स लिख रहे हो, आपकी तरह हम भी पूरा डिटेल से नोट्स लिखते हैं, लेकिन बाद में पता चला कि काम की चीजें बस यही है, बाकी तो हम बहुत सारे तो ऐसे ही लिख रहे हैं, है ना। तो पॉइंट टू पॉइंट के लिए बोला जाता है, इसका मतलब है कि एक्चुअल बातें हैं, ये जो बातें हैं वो एक्चुअल है, ऐसे नहीं बोली जाए। और यहाँ पे जो आपके सामने कोई टीचर है ना, जो भी आज आपको देख रहे हैं कि वो खुद इन सब का सामना करके ही आपके सामने आए हैं, आरसी सर है, आपके अली सर है ना, रवि सर है, श्री सर है, फकी सर, तो सब लोगों ने इन सब चीजों का सामना किया है, सामना करके आपके सामने आए हैं, तो उनको पता है कि एक्चुअली क्या चीजें होती है क्या नहीं होती। हो सकता है कि अलग अलग थोड़ा सा होता है, किसी ने किस तरीके से किया, किसी ने किस तरीके से किया, लेकिन टारगेट तो सबका कॉमन था, नर्सिंग ऑफिसर बनना, और उसी कॉमन टारगेट से चीजें निकल के आई है ना। तो जो अलग अलग बंदों के साथ में, अलग अलग फैकल्टी के साथ में आप एक्सपोज होते हैं, तो अलग अलग आपको स्ट्रेटेजी बताते हैं। हो सकता है कि जो हमारी स्ट्रेटेजी रही वो दूसरे सर की नहीं हो, जो जैसे आज सर की थी वो वाली सर की नहीं हो, लेकिन आपके सामने तो सारी स्ट्रेटेजी निकल जाती है ना, जो वर्ड निकलते हैं वो बिल्कुल फैक्चुअल वर्ड होते हैं, है ना। तो उन पे थोड़ा ध्यान दें, बजाय के मिर्ची बड़ा और समोसा, है ना, एक ही चीज चलती है, ऊपर से सर्दियों का सीजन है ना, और जो तुम बैठे हैं खाएंगे मिर्ची बड़ा, लेकिन पहले उससे पहले आप लाइक हो जाओ, हाँ एक ही चीज देखिए मंगवा दो, पहले ये पढ़ लो, पोस्टीरियर लेटरल एंटीरियर पढ़ लो पहले, उसके बाद में खा लेना समोसे, नहीं तो समोसे खाने लायक भी नहीं होगे, है ना, पढ़ लो अभी। और समोसे फिर आपने कल जो बनाया था, जो आपका नई साल में बनाते हैं कि हम हेल्थ पे ध्यान देंगे, जंक फूड अवॉइड करेंगे, ऐसा लिखा था, ऐसा नहीं लिखा था, ऐसे टारगेट बनाते हैं कि हेल्थी हैबिट अपनाएंगे, जंक फूड नहीं खाएंगे, और पहले ही दिन डिमांड करने लगे कि समोसे खिला दो सर उनके तो हम जीवित है, उनसे कैसे परहेज रख सकते हैं, जंक फूड से मरोगे और ऐसी मौत मरोगे कि बच नहीं पाओगे, जंक फूड को अवॉइड कर दो, मत खाया करो। पोस्टीरियर कॉन्टिनेंटल, पोस्टीरियर लेटरल को त्रास नहीं है, लोकेटेड लेटरल साइड में लोकेटेड है, अमंग द पेराइकल ऑक्सीपिटल टेम्पोरल बोन के बीच में रिलेशन है, इनइक्वल शेप का है, और 1 to 2 मंथ आफ्टर द बर्थ है, ये सिंपली आपको लिख के चलना है, हाँ 6 to 8 मंथ कर लो। देखिए चीजें होती है जो रिसर्च के अकॉर्डिंग जो डाटा आता है, अलग अलग रिसर्चर के अकॉर्डिंग अलग अलग डाटा आते हैं, और रीजन के अकॉर्डिंग, कंट्री के अकॉर्डिंग ये जो डाटा है वो वेरीज करता है। तो जो आप बोल रहे हैं कोई डाउट नहीं है, मैं उसी को कंसीडर करके चल रहा हूँ, और इसलिए दोनों को जो होता है कॉमन आपको याद रखना 6 महीने, ये जो है वो आपको इस तरीके से याद करके चलना है कि 6 मंथ के अराउंड ये क्लोज हो जाते हैं। अगर कोई क्वेश्चन बनेगा इनमें से तो 6 मंथ के आसपास का टाइम पीरियड दिया होगा, बाकी ऐसे वर्ड मेंशन करें क्योंकि ऑप्शन के अंदर कुछ ईयर का होगा, कुछ आपके सामने वीक का होगा, तो उस चीज को कोरिलेट कर दें। और सर ऐसा दे दिया कि 3 महीने भी है, 4 महीने भी है, 5 भी है, एक ऑप्शन में 6 भी है, तो फिर वहाँ पे क्या करना है, फिर वहाँ पे क्या करना है वो आप लोगों को डिसाइड करना, हमारे तक नहीं दिखना है ना। हाँ ऐसा होता है एग्जाम में 5 महीने माने या 6 महीने, हमारे साथ भी हुआ। प्लस सबसे बड़ी बात ये है, मेरे एमसी पेपर करवाता है, नोट आउट भी नहीं करता, नहीं होता आउट, आज तक नहीं आया, पेपर नहीं होता है। जो अफवाहें हैं वो बकवास चीजें हैं, उनका ध्यान नहीं दें,
कि पेपर आउट होता है। सेंटर में जाने के बाद में अभी क्या जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना है, आप सब इंटरनेट वाले हैं, तो थोड़ा बहुत डाटा हो सकता है, लेकिन पहले लीक होता है, ये चीज बकवास चीजें होती है, ज्यादा ध्यान नहीं दे। अभी हेल्थ जो फील्ड है, जो आपका स्टूडेंट नर्सिंग की बात करें, तो उसमें इतना नहीं है। हो सकता है इंटरनेट कुछ होता है, लेकिन इतना नहीं है। तो आप अपनी मेहनत पर भरोसा रखें और टाइमली सेट हो जाए, तो आने वाले टाइम में हो सकता है वो चीजें थोड़ी बढ़ जाए, है ना। हो गया ये। चलिए अभी नेक्स्ट हमारे सामने है क्वेश्चन, और क्या आने वाला है उसका क्वेश्चन है, उसका आप आइडिया बातें नहीं, क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन को समझिए। हाँ, और ऑनलाइन वाले बच्चे क्वेश्चन पढ़ के आप लोगों को भी आंसर बताना है कि क्या राइट आंसर लगता है आपको। ये है, बाकी वो ऑप्शन राइट नहीं है इसके बारे में। इट्स फाउंड इन द नेक रीजन, हाइट वो नेक में नहीं होती है, नहीं होती, तो फिर ये गलत क्यों बोला। और इट इज पार्ट ऑफ द एक्सेल स्केलेटन, एक्सेल का पार्ट भी है, फिर भी ये इसके बारे में सही नहीं है। डी सिचुएटेड इन द सेंटर ऑफ द बॉडी, बॉडी के सेंटर में ही रहती है, अरे ये सेंटर पोर्शन तो है, तो क्या ये ऑप्शन हम मान रहे हैं यहाँ पे, नहीं। यूनिक नेचर पूछा है, नेक में तो आपकी वर्टिब्रा भी होती है ना, नेक में तो आपकी लंबर वर्टिब्रा भी होती है, लंबर वर्टिब्रा बोला मैंने। हाँ, इतने में आप चले जाते हैं, इसलिए आप कितने अवेयर हैं वो असेस करने के लिए वो बोले जाते हैं कि आप कितने मेरी वॉइस को कैप्चर कर पा रहे हैं। और वॉइस जैसे कैप्चर किया, मेरे मुंह से गलत वर्ड निकला, तुरंत आपने बोला नहीं सर सर्वाइकल होती है, लेकिन मैं बोलने के बाद 5 से 6 सेकंड वेट कर रहा हूँ, फिर मैंने वापस बोला, तब आप लोग जगह अच्छा नंबर बोला सर आपने, फिर आप क्या क्या खोली, इन सब चीजों पर पकड़ करें। ये छोटी छोटी चीजें हैं, एंटरटेनमेंट लगता है हमें कि एंटरटेनमेंट है, लेकिन ये बड़ी काम की चीज है। आपका कितना अवेयरनेस रहता है। तो नंबर पर्टिकुलर को यहाँ कहाँ डालो, नंबर तो यहाँ रहती है ना, नंबर तो आपकी सबसे लास्ट वाली होती है, इसको यहाँ कहाँ डालो, 3rd नंबर की होती है। हो गया तो यार तुम लोगों का। हाइब्रिड बोन के बारे में पूछा जा रहा है, तो हाइब्रिड बोन जो है बेसिकली यूनिक फीचर बोला है, ये कॉमन है, नेक रीजन में आपकी सर्वाइकल वर्टिब्रा होती है, कोई डाउट नहीं है, नेक जो बनाती है सर्वाइकल वर्टिब्रा है, तो यहाँ पे ये भी है, तो ये थोड़ा सा यूनिक नहीं है। दूसरी बात है कि पार्ट ऑफ एक्सेल स्केलेटन, तो क्या बड़ी बात है, एक्सेल स्केलेटन में 80 बोन है, आप नोट्स की प्रिपरेशन कर रहे हो, क्या बड़ी बात है। आप जैसे 200 बच्चे यहीं बैठे हैं, जोधपुर में कम से कम 10,000 बच्चे, आउट ऑफ जोधपुर है राजस्थान के अंदर 1 लाख बच्चे, 1 लाख तो कम हो गया, 10 लाख से बाहर है, कितने बच्चे हैं, यूनिक नहीं है। तो यहाँ पे पार्ट ऑफ द एक्सेल स्केलेटन है, लेकिन ये इसका यूनिक नहीं है, क्योंकि एक्सेल स्केलेटन का वही पार्ट होता है। दूसरा एक सिचुएटेड इन द सेंटर ऑफ द बॉडी, सेंटर में लोकेटेड होती है, स्टेनम भी रहती है, सेंटर में रहती है स्टेनम बोन भी, तो इसमें क्या अलग है। क्वेश्चन ने जो पूछा है वो यूनिक फीचर के लिए बोला, नो डाउट ये जो है ये इससे फीचर है, लेकिन यूनिक फीचर है, और दैट फीचर इज इट इज ओनली बोन दैट डज नॉट आर्टिकुलेट विद एनी अदर बोन, किसी दूसरी बोन के साथ आर्टिकुलेट नहीं होती, ऐसी दूसरी एक भी बोन नहीं है। ईयर और साइकिल से आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा है, तो वो तीनों एक दूसरे के साथ इंटरलिंक्ड होती है, एक दूसरे के साथ वो रहती है। इनर ईयर में एक्सटर्नल ईयर है, उस ईयर ड्रम के साथ में आपकी मेलिस रहती है, और जो आपकी सेपिज होती है वो इनर ईयर के साथ में रहती है, लेकिन तीनों एक दूसरे के साथ इंटरलिंक्ड है। यूनिक ये है कि ये किसी बोन के साथ जुड़ी हुई नहीं है, ये यहाँ पे लिगामेंट के साथ में, मसल्स के साथ में कनेक्टेड है, यू शेप की है, अभी इस बोन को पढ़ने वाले हैं, यही इसका यूनिक फीचर है। सारे इससे फीचर है, ये बात सही है, लेकिन यूनिक फीचर कौन सा है, जैसे कि किसी ने पूछा है, वो आपके सामने ऑप्शन नंबर ए है, ए इज द राइट आंसर। यहाँ पे बोला जाता है कि हाइट बोन के जो फीचर्स है उसके बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है, फिर वहाँ पे ए ऑप्शन क्या आप उम्मीद कर सकते हैं कि ये सारे ही उसके फीचर है, सारे ही उसके फीचर, लेकिन यूनिक कौन सा है, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। यही क्वेश्चन की कहानियां होती है, ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर है। बढ़े आगे चलो हाइट बोन को डिस्कस करते हैं, जैसे कि आपके सामने बोन आ चुकी है ना। ये जो बोन है ये आपकी क्या है, रेड कलर की जो बोन है वो आपकी हाइट बोन है, नेक वाले रीजन में, मैंडिबल के जस्ट नीचे बातें नहीं, मैंडिबल के जस्ट नीचे की तरफ है, और ये पोस्टीरियर पोर्शन होता है जहाँ पे आपकी सर्वाइकल वर्टिब्रा लोकेटेड है, वर्टिब्रा हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, तो वहाँ पे जानेंगे कि वर्टिब्रा भी आपकी अलग अलग टाइप की होती है, सबके यूनिक फीचर्स होते हैं। तो यहाँ पे फ्रंट में जो ये है ये आपके क्या है, हाइयोडिक बोन है, व्हाट इज इट, हाइयोडिक बोन। हाइयोड बोन इसको समटाइम नेक बोन भी बोल दिया जाता है, तो कभी एग्जाम में आता है कि नेक बोन, तो भी आपको याद रखना, टाइम दिया जाएगा, अभी से नहीं लिखिए, मैं टाइम दे दूंगा सबके सेम। हाइयोड बोन को ये समटाइम नेक बोन भी बोल दिया जाता है, ये भी आपको याद रखना है। यू शेप की बोन होती है, सिंगल होती है, अनपेयर्ड होती है, उसके बाद में यू शेप की बोन होती है, आपके सामने इमेज है, यूनिक कंपोनेंट ऑफ द एक्सियल स्केलेटन बिकॉज़ इट डज नॉट आर्टिकुलेट विद एनी अदर बोन, और इसी लैंग्वेज से वो क्वेश्चन बना है, इसी लैंग्वेज से वो आपका क्वेश्चन बना था। देन उसके बाद में इसकी इमेज है, और इसके बारे में जो पॉइंट्स है वो भी अगली स्लाइड में है। यहाँ पे इमेज है तो आप देखेंगे ये इंटीरियर व्यू है, आगे से आप देखेंगे इस तरीके से देखने मिल रही है, साइड से आप देख रहे हैं ये अल्ट्रासोल साइड से देख रही है। इसमें दो स्ट्रक्चर खास होती है, वो आपके हॉर्न होते हैं, एक ग्रेटर हॉर्न होते हैं, दूसरा लेजर हॉर्न होते हैं। ये इस तरीके से जो पोर्शन है कॉन्डियस की तरह ही है, इनको हॉर्न बोलते हैं क्योंकि थोड़े फाइन है ये, और यहीं पे अटैच होते हैं आपके आसपास जो लिगामेंट्स होते हैं, जो आपके मसल्स होती है, वो यहीं पे अटैच होती है, इसको इन सिचु रखने का रोल प्ले करते हैं। तो ये आपकी कौन सी होगी, हाइयोड बोन। बट लिखिए इसके बारे में, फिर आगे वो इसके स्टेटमेंट है कुछ उनको डिस्कस करते हैं। नेक बोन लिख लें, साइड तरफ हो गया, हाइयोड बोन ब्रैकेट में नेक बोन लिख लें, ठीक है। हाँ, पेरेंट्स मिल के गए हैं भाई, आपकी नजर रखी जा रही है, पेरेंट्स भी आ रहे हैं, फीडबैक लेते हैं, ये बढ़िया लगता है। आप लोगों की जो बॉन्डिंग है ना, उस इंस्टीट्यूट में जहाँ पे आप कंटिन्यू पढ़ रहे हैं, आपके पेरेंट्स वहाँ पे आ रहे हैं, इसका मतलब आपका ट्रस्ट है, तो अपना ट्रस्ट बना के रखें, पेरेंट्स का ट्रस्ट बना के रखें। और वो कैसे बनेगा, जब आप यहाँ पे जो ड्रीम लेके आए हैं, एडमिशन आपने लिया है, उसको आप साकार करके जाते हैं। हो गया, यहाँ पे बस इतना लिख लीजिए, यूसेफ बोन होती है, हाइड बोन है, नेक बोन है, और यहाँ पे यूनिक कंपोनेंट ये पूरा नहीं लिखे, बस इतना लिख ले, नोट इट डज नॉट आर्टिकुलेट विद एनी अदर बोन, नोट लगा के इतना ही लिखिए, सारा कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। और कुछ बच्चे इमेज भी बना लेते हैं, यूसेफ की इमेज बना सकते हैं हल्की सी, ताकि आप इसको अच्छे से रिमाइंड कर पाए। आगे बढ़े, लिखिए, कुछ बच्चे जल्दी जल्दी लिख रहे हैं, स्पीड बढ़ाए थोड़ी और। अभी पता चल रहा है कॉलेज टाइम में तो स्टडी करिकुलम पढ़ के आगे स्टडी सिस्टम होता है, बाद में पता चल रहा है कि ऐसी बोन भी होती है क्या, सच बताओ, पता चल रहा है ना। जो यहाँ पे जुड़े हैं बच्चे वो तो डिटेल से पढ़ते हैं, कोई डाउट नहीं है, इनके बीच हो चुके हैं।
लेकिन जो फर्स्ट टाइम क्लास अटेंड करें स्लाइडर फर्स्ट टाइम पढ़े तो सर ये भी कोई बोन होती है क्या? होती है बच्चों। चलिए लोकेशन की बात करें कि कहाँ पर ये लोकेटेड होती है, तो इन द इंटीरियर में बिटवीन द मैंडिबल एंड लेरिंग्स। लेरिंग्स एक बोन है, लेरिंग्स बोन है, क्या है? वॉइस बॉक्स इसका दूसरा नाम हो गया, बेसिकली है क्या? लेरिंग्स है रेस्पिरेटरी सिस्टम का एक पोर्शन है जो आपके वी कैन से हेल्प करता है वॉइस प्रोडक्शन में। बोन नहीं है, कार्टिलेज मिलकर बना होता है ना। तो कार्टिलेज है, सॉफ्ट बोन है, कार्टिलेज हम डिस्कस करेंगे, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कार्टिलेज होते हैं। तो लेरिंग्स आपका कार्टिलेज से बना होता है, बोन से नहीं बना होता है। सस्पेंडेड फ्रॉम द स्टेलेट प्रोसेस ऑफ द टेम्पोरल बोन बाय द लिगामेंट एंड आवर मसल्स। ये जो सस्पेंडेड मतलब ये है कि लटकी हुई रहती है या चिपकी हुई रहती है, किसके साथ में? सेलुलॉइड प्रोसेस। किसकी होती है? सेलुलॉइड प्रोसेस। पढ़ा था हमने टेम्पोरल बोन, याद है या भूल गए? टेम्पोरल बोन एक और कौन सी प्रोसेस है याद है बताओ? मास्टर प्रोसेस। दो प्रोसेस हमने पढ़ा था, एक पढ़ा था मास्टर और दूसरी से फाइन से स्ट्रक्चर थी, यही फेमस थी, ऐसे फाइन से स्ट्रक्चर थी, उसके बाद में मास्टर प्रोसेस थी। ये जो फाइन से स्ट्रक्चर थी वहां पे बोला गया था कि जो स्टेलर प्रोसेस होती है वहां पे आपकी मसल्स कनेक्ट होती है, लिगामेंट कनेक्ट होते हैं, ऊपर यहाँ पे कनेक्ट होते हैं और नीचे आपके हायर बोन के साथ में कनेक्ट होते हैं। हायर बोन को सस्पेंड मतलब उसको लटका के और कैसे उसको बांध के रखते हैं, हायर बोन को बांध देते हैं। स्टेलर प्रोसेस ऑफ द टेम्पोरल बोन बाय द लिगामेंट एंड मसल्स प्रोवाइड अटैचमेंट्स एट बोथ द सम टंग मसल एंड फॉर द मसल्स ऑफ द नेक एंड द पेरिस। और इसी का इंपॉर्टेंस ये है आपकी हायर बोन की भी अटैचमेंट साइड प्रोवाइड होती है, आपकी जो मसल्स होती है वो आपकी कनेक्ट होती है। किसकी मसल? तो नेक में है तो यहाँ पे नेक की मसल्स होगी, और यहाँ पे जो टंग है, टंग का पोस्टीरियर पोर्शन है वो इस तरीके से जाके यहाँ पे कनेक्ट होगा, तो वहाँ पे टंग की मसल सिस्टम में पढ़ेंगे। तो जो मसल्स है वो इसके साथ में कनेक्ट होती है, तो कोई खास बात नहीं है, बस सिंपली आपको याद रखना है इन सब चीजों के बारे में। पेयर प्रोग्रेशन फोल्ड है, लेजर एंड ग्रेटर हॉर्न, जो अभी हमने दिखाई दो प्रोजेक्शन होते हैं, मेन साइड पीछे जो होते हैं उनको हम क्या बोल रहे थे? आपके लेजर हॉर्न, और जो हॉर्न इस तरीके से बने थे उनको हम क्या बोल रहे थे? ये आपके ग्रेटर हो गए, सॉरी, और ये आपके लेजर हो गए। लेजर मतलब छोटे, ग्रेटर मतलब बड़े। हॉर्न है एक बड़ा पोर्शन है, थोड़ा फाइन पोर्शन है, इसलिए उसको हॉर्न ही बोला। ये भी प्रोसेस ही है जिसमें हमने पढ़ा था, प्रोसेस ट्यूबरकल आपका कॉन्डिल्स है ना। तो ये एक उभरा पोर्शन है, सेम प्रोटीन को अलग अलग नेम दे दिया। ये भी आपके प्रोसेसल पोर्शन लिखा होगी है कि पेयर्ड प्रोजेक्शन मतलब उभरा पोर्शन है, प्रोजेक्टेड पोर्शन है फॉर द लेजर एंड ग्रेटर हॉर्न। ये आपकी इसकी एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर है हायर बोन की। चलिए देखिए, इसको इमेज दिखा देते हैं आप लोगों को फटाक से, और उसमें ज्यादा लिखने का है नहीं, बस लोकेशन लिखिए। लोकेशन कहाँ पे होती है? तो एंटीरियर नेक में भी कहाँ पे? एंटीरियर नेक आगे की तरफ होती है, क्योंकि पोस्टीरियर नेक में तो कौन रहती है? आपकी वर्टिब्रा, सर्वाइकल वर्टिब्रा रहती है। एंटीरियर नेक में होती है, नेक में भी एंटीरियर, और थोड़ा डिटेल से लिखिए तो नेक में भी अपर एंटीरियर यहाँ ऊपर की तरफ, और इन बिटवीन मैंडिबल एंड लैरिंग्स, इन बिटवीन मैंडिबल एंड लैरिंग्स के बीच में होती है। तो अपर नेक में एंटीरियरली आपकी हार्ड बोन रहती है। लोकेशन लिखिए, स्टेलर प्रोसेस लिखिए, और ये जो रेट वन लिखे हुए बस ये ज्यादा डिटेल से नहीं लिखे। इतना क्लोज ऑब्जर्वेशन अगर आप लोगों ने कभी नोट किया है तो जैन सी प्लेटफॉर्म पर नहीं देखने को मिलता है, अदर प्लेटफॉर्म पर हो सकता है, हम किसी के बारे में गलत नहीं बोलते हैं, लेकिन जो क्लोज ऑब्जर्वेशन होता है कि हर एक स्टूडेंट को पूरा फोकस किया जाता है। बाय नेम थोड़ा मुश्किल है बच्चों, क्योंकि टाइम इतना होता नहीं है, बाकी बाई फेस आप लोग लगभग रिकॉल हो ही जाते हैं, है ना। बाई फेस आप लोगों के जो मुखड़े हैं वो याद हो ही जाते हैं। ये क्लोज ऑब्जर्वेशन होता है कि पर्टिकुलर स्टूडेंट इतना ध्यान दिया जाता है, उसको खोजा जाता है, उसको डाटा जाता है, उसको कैसे भी मारपीट के वापस ट्रेक को लाया जाता है। कोचिंग संस्थानों में बात नहीं, कोचिंग संस्थानों में ऐसी चीजें कम होती है जो अपने अपन को फील करवाती है। तो भरोसा रखे खुद पे और जिस इंस्टीट्यूट पे है उससे और उनके गाइडलाइन पे। एक्चुअली आपके अपने आपको थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं तो अलग समझने लग जाता है ये ह्यूमन साइकोलॉजी है ना। थोड़ा पढ़ लेते हैं तो हमें ये लगता है कि मतलब सोच देने के जो हम नहीं आते उसके पीछे क्या साइकोलॉजी हो सकती है, कि सिर्फ तेरे दिन हम इसलिए नहीं आए क्योंकि टाइम वेस्ट होगा हमारा, इसलिए नहीं आते हैं। तो यहाँ पे जो आपको बोला जा रहा है और हम जो टेस्ट बना रहे हैं तो वो क्या आपके टाइम वेस्ट के लिए बनाया जा रहा है? अब ये जो एमसीक्यूज बनाए जाते हैं, फ्यूचर पेपर होता है, मॉडल पेपर होता है, तो जो आपके टाइम वेस्ट के लिए बनाए जाते हैं। आने जाने में हो सकता है कि आपका टाइम कंज्यूम हो, उसको हम समझ सकते हैं, है ना। या फिर फ्रीक्वेंटली हम सब क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर रहे हैं, कुछ बच्चे हैं जो काफी लंबे टाइम तक प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो हो सकता है कि उनके सामने कुछ रिपीटेटिव क्वेश्चंस भी हो, लेकिन उससे भी काम करना है। जैसे प्लेटफॉर्म रिपीटेटिव क्वेश्चन भी नहीं देखने को मिलता है। आज आप सिलेबस सिस्टम पढ़ो और अगला वापस सिलेबस सिस्टम पढ़ेंगे नेक्स्ट बेच के अंदर, आप इसको रहेगा नहीं, होपफुली हमें उम्मीद है, लेकिन कोई रहता है तो वहाँ पे भी सब कुछ आपको नया मिलेगा, अपडेटेड मिलेगा, क्वेश्चन आपको नए देखने मिलेंगे। जो क्वेश्चन की प्रैक्टिस बातें नहीं, जो क्वेश्चन की प्रैक्टिस में साथ साथ में करवा रहा हूँ उसमें से एक भी क्वेश्चन आपका 20 क्वेश्चन में नहीं था, एक क्वेश्चन भी, दावेदारी के साथ बोल रहा हूँ, एक क्वेश्चन भी जो हमने अभी तक कम से कम 20-25 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर चुके हैं हम, उसमें से एक क्वेश्चन भी नहीं था। तो ये क्या है? आपका टाइम वेस्ट थोड़ी है, आपको एक डाटा दिया जा रहा है, और ऐसा भी नहीं कि डायरेक्ट क्वेश्चन डालने से मजा नहीं आया। आप क्या खुली रह जाती है जब आप सोल्व करते हैं, और ज्यादा तो तब बोलती है जब आप आंसर पता चलता है या इसका आंसर ये है, फिर आप पढ़ते हैं और आपके माइंड में चलता है कि आवाज में आंसर ये है क्योंकि लैंग्वेज है। सेम चीज नहीं होती है, मेहनत की जा रही है, लगातार मेहनत की जा रही है, प्रमोट करने के बजाय डिमोटिवेट नहीं हो। ठीक है ये, चलिए ये देख लीजिए अपने मुखड़े को, जो क्लास में एब्सेंट देते हैं उन्हीं का है ये। एब्सेंट नहीं है, बच्चों ने बोला लगता है, सच में बोला लगता है, एक वो बोलिंग बन जाती है कि इतना बोला जा रहा है, फिर जो बच्चे आप मिलते हैं आप में से किसी रीजन की वजह से नहीं हुआ, और खासकर जब रिजल्ट आता है तब आते हैं बच्चे, या बाई बेस मिलता है, तो जो फेस होता है उसको देख के, उनकी फैमिली कंडीशन को देख के वास्तव में आती है आप क्यों नहीं समझते, क्यों नहीं चीजों को करते हैं रेगुलर, है ना। और वास्तव में जो आपके पेरेंट्स हैं उनकी उम्मीद बहुत सारी जुड़ी हुई है, या आपकी जो फैमिली कंडीशन है वो आपसे बेस्ट कौन जान सकता है। और अभी जो सम्मान समारोह का एक प्रोग्राम होता है रिसेंटली, उसमें एक लड़की ने बोला था कि दुनिया का सबसे बड़ा मोटिवेशन है आपकी फैमिली कंडीशन, और ये 100% एक बात, इतनी शानदार बात लगी उस दिन, मतलब सुन के मजा आ गया कि यार वास्तव में आपको जो रियल मोटिवेशन मिलता है, जो आपके अंदर एक जुनून बनता है, एक आग बनती है, वो आपकी फैमिली कंडीशन से ही बनती है। उससे बड़ा मोटिवेशन कुछ नहीं है भाई। मोटिवेशन ठीक है, मोटिवेशन विद डिसिप्लिन लेके चले, दोनों चीजें साथ में रखे। ये बोन है, लेजर हॉर्न और ग्रेटर हॉर्न आपको दिख रहे हैं ये वाले, और ये जो रेड कलर की है एंटीरियर नेक में है, एंटीरियर में भी ऊपर की तरफ है, क्लियर है। चलिए ये हमारा हो जाता है हाइयर बोन के बारे में। नाउ नेक्स्ट हम आगे बढ़ रहे हैं रिब केज की तरफ, अगला जो हमारा मेन पोर्शन आने वाला है रिब केज। तो अभी तक हम क्या क्या डिस्कस कर चुके हैं, स्टल बोन हो चुकी है हमारी, क्रेनियल बोन हो चुकी है, फेशियल बोन हो चुकी है, उसके बाद में हमने डिस्कस किया था हमारा
और भी डिस्कस हो गया, पेरा नेजल साइनस डिस्कस कर लिया, कॉन्टिनेंटल हमने डिस्कस कर लिया, सूचर्स के बारे में हम जान चुके हैं, हाइयोड बोन हमने डिस्कस कर लिया। नाउ अब हम आगे बढ़ रहे हैं नेक्स्ट किसके बारे में, रिब केज। और अभी ये क्या है, रिब केज आपका एक्सेल का ही पार्ट है, तो एक्सेल हमारा कंटिन्यूएशन में चल रहा है। तो एक्सेल के हम कितने बोन पढ़ चुके हैं अभी तक, अब ये भी काउंट करना पड़ेगा, आंसर तो है नहीं आपको, कितने बोन 23। अरे ये भी क्वेश्चन बन सकता है भाई, जैन से क्या दिक्कत है कि दो फैक्टर आप कितनी बोन के बारे में पढ़ चुके हैं, तो 23 बोन हाइट बोन पढ़ लिया ना, उससे पहले सेल बोन है 20 तीन और साइकिल हमारा पेंडिंग है, उससे भी पढ़ेंगे। उससे पहले आपके सामने है रिब केज, रिब केज एंड वर्टिब्रा, पहले रिब केज जानेंगे, उसके बाद में वर्टिब्रा को डिस्कस करेंगे, और इनके बिना तो सर कहानी अधूरी है हमारी। चलिए हाँ, तो ये जो है ये तो आंसर दे कि कैसा आंसर रहेगा, पढ़े सो केयरफुली, उसके बाद में आंसर बताएं। क्वेश्चन को भी लिखोगे आप लोग, नहीं क्वेश्चन को नहीं लिखना है, क्वेश्चन को पढ़िए, देखते हैं कितना आंसर बता पाते हैं। अच्छा यहाँ बैठने का क्या रीजन होता है आप लोगों का, वहाँ भी बैठ सकते हैं आप लोग, बचना है यहाँ बैठा करो, सामने रहोगे आप, हाँ यहाँ बैठ जाओ, कोई बात नहीं, यहाँ भी बैठ सकते हो, लेकिन क्लियर, देखिए मेरा पॉइंट होता है कि आप इंटरेक्शन में रहें थोड़ा, है ना, हमारे सामने। कौन सा नंबर, 4 नंबर, 4 नंबर नैनो दबाओ, मतलब आंसर बता ही नहीं रहे हो, दे आओ, ये ना नैनो दबाओ, इतना एटीट्यूड आगे आंसर नहीं लोगे आप लोग, सर लिखा हुआ यही है। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द रिप्लेस सम फॉर द ओनली रिप्स, ये गलत हो गया, ओनली की जगह एक और आता है सोनली, ये जो होता है इसका मींस ओनली होता है, ये कभी कभी एग्जाम में आ जाता है, सोनली वर्ड, ये इंग्लिश में बोलिए, तो ओनली रिप्स होती है, ये गलत बात है, रिप्स के अंदर ओनली रिप्स नहीं होती क्योंकि स्टेनम भी रहती है, इसलिए ये गलत हो गया स्टेटमेंट। देन सेकंड बोला है द रिप्स प्रोटेक्ट द कार्डियक मसल फ्रॉम द कार्डियक अरेस्ट, तो ये क्या सेंस हो गया, रिप्स प्रोटेक्ट करता है कार्डियक मसल्स फ्रॉम द कार्डियक अरेस्ट, ये कोई सेंस की बात नहीं है, हां नो डाउट वो आपके हार्ट को करता है, वो हो गया ट्रॉमा होने से, बाकी कार्डियक अरेस्ट और रिप्स के साथ में क्या रिलेशन है, कार्डियक अरेस्ट होता है जब आपकी कोटरी आर्टरी के अंदर ब्लड सप्लाई प्रॉपर नहीं हो पाती, ब्लॉकेज हो जाता है, उसकी वजह से इससे नहीं होता, नेक्रोसिस होता है, एमआई बनता है, और यहाँ पे ब्लड सप्लाई का रिप्स के साथ में कोई रिलेशन नहीं है, प्रोटेक्शन करता है फ्रॉम द एक्सटर्नल हैजर्ड्स, फ्रॉम द ट्रॉमेटिक एजेंट, ट्रॉमा नहीं हो उससे नो डाउट आपकी जो वाइटल ऑर्गन है, आपका जो हार्ट है, आपकी जो लंग्स है, उनको प्रिवेंट करता है, लेकिन कार्डियक अरेस्ट के साथ में कोई रिलेशन नहीं है, गलत हो गया ये। देन उसके बाद में थर्ड है द रिप्स एक्सपैंड ड्यूरिंग द एक्सहेलेशन ऑफ द एयर, रिप्स एक्सपैंड होता है, एयर को एक्सहेल गलत बोल दिया, एक्सपैंड तो होता है जब आप इनहेल करते हैं, इनहेल करते हैं तब ये एक्सपैंड होता है, ये बात गलत बोल दी। देन और बोला है कि द रिप्स कंसिस्ट ऑफ द 7 पेयर ऑफ द रिप्स इन द टोटल, 7 पेयर रहते हैं, 7 पेयर होते हैं, ट्रू होते हैं, लेकिन ओनली टोटल के लिए ये है, ये नहीं लिखा, अगर वहां पे ट्रू लिखा होता तो हम समझ सकते हैं कि ये सही होता है ना, कि 7 ट्रू रिप्स होती है या 7 पेयर ऑफ द ट्रू रिप्स होता है इन टोटल, तो सही बात है, लेकिन यहाँ पे टोटल बोला है जो कि कितनी होती है आपकी, तो पेयर की हम बात करें तो 12, इंडिविजुअल की बात करें तो 24, बातें नहीं कर, ये जो क्लियर है आपको नहीं लग रहा, लेकिन ट्रांसपेरेंट मतलब समय दिख रहा है पीछे की तरफ, आपको नहीं दिखेगा क्योंकि ये टेक्नोलॉजी जैन सी चीज है, दिखता है पीछे ना, तो बातें नहीं बिल्कुल भी, तो ये भी आपका क्या हो गया, गलत हो गया, यानी कि आंसर क्या है, नन ऑफ द, अच्छा पूछा क्या सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट, सही स्टेटमेंट को बताना है, तो सही एक भी नहीं है, तो नन ऑफ द अबाउ, कोई भी स्टेटमेंट यहाँ पे सही नहीं, बड़े रिक्वेस्ट की तरफ चलिए। क्वेश्चन को थोड़ा पढ़ने की आदत बना ले, डीपली पढ़ने की, समझने की हैबिट बना ले, जब आप डिटेल से पढ़ते हैं क्वेश्चन को समझ के पढ़ता है तो आपके आंसर राइट होना स्टार्ट हो जाता है बच्चों, कुछ भी अलग नहीं है, यही सिलेबस है, यही कॉमन चीजें हैं जो बार बार एग्जाम के अंदर आती है। रिप्स से कौन सा वर्ड आता है, क्वेश्चन, है ना, तो ये वर्ड भी रिप्स से लिखे हैं, फुल फेयर ऑफ द रिप्स होते हैं, नोट्स लिखने के टाइम दिया जाएगा, अभी ऊपर रखे मुंडी को, है ना, नोट्स लिखने के लिए टाइम दिया जाएगा, सब कितना अच्छा होता है, भगवान ने अगर 2 आंखें बनाई उससे 4 आंखें बना दी, यहाँ बना देते, हम नीचे देख रहे थे लिख रहे थे 2 से आगे देख रहे, हो सकता है क्या, नहीं हो सकता, हो तो सकता आप लोग कर सकते हैं आगे जाके, लेकिन वो कंसंट्रेशन नहीं हो पाता, 2 आंखें तो अभी भी है ना, आप ऐसे क्यों नहीं कर सकते, एक आंख से क्लास को देख लो, एक आंख आपके नीचे लिख लो, कर सकते नहीं, क्योंकि केमिस्ट्री है, कनेक्शन है और ऐसा पॉसिबल नहीं है, 2 जगह आप डाइवर्ट नहीं हो सकते हैं, तो कृपया करके महाजनों यहाँ पे ध्यान दे लो, उसके बाद में टाइम दे दिया जाएगा आप लोगों को। तो यहाँ पे एक ही वर्ड की वैल्यू है, लिखा हुआ है फुल पेयर, ये पेयर लिखा हुआ है, इससे मतलब 12 जोड़ी होती है, इंडिविजुअल रिप्स बोला जाए तो दैट इज है, इंडिविजुअल बोला जाए तो आपकी कितनी होती है 24, कितनी होती है 24 होती है। नंबरिंग जो होती है खास बात है, पॉइंट टू पॉइंट स्टडी करें, नंबरिंग कहते हैं फ्रॉम 1 to 12, और 1 नंबर की जो होती है वो आपकी कौन सी होती है, ये वाली, यहाँ से जो आपकी ट्रू रिप्स से जो पहली रिप होती है वो आपकी 1 होती है, देन उसके बाद में 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 11 और 12 नंबर की जो होती है वो कौन सी आपकी फ्लोटिंग रिप्स होती है। तो जो नंबरिंग होती है इनकी वो इसी सीक्वेंस में होती है, याद रखें। आपके सामने एग्जाम के लिए क्वेश्चन बन गया, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसा बन गया, कितने हो गए 4 और 4 9 और 10 की बात, इस तरीके से बन गया, पूछ ले कि ये कौन से नंबर की है, ये कौन से नंबर की रिब है, तो अब हमें काउंटिंग यहाँ से करना है, तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, यानी कि ये आपकी फॉल्स रिब है, ये आपकी 8 नंबर की है, यहाँ से काउंटिंग नहीं कर, काउंटिंग कहाँ से होगी, तो फ्रॉम द सुपीरियर टू इंफीरियर, सुपीरियर वाला, सुपीरियर से इंफीरियर की तरफ हमारी काउंटिंग स्टार्ट होती है, पहला वर्ड ये आपको याद रखनी। आगे जब हम बढ़ेंगे हमारे पेंडिकुलर स्लेटर सिस्टम में, इसमें हम जैसे ये बोन्स होती है हमारी, इधर जो मेटाकार्पल होती है, पैरों में मेटाटार्सल होती है, जो फेलेंजेस होती है, तो इनके लिए नंबरिंग दी जाती है कि कौन सी 1 होगी, कौन सी 2 होगी, कौन सी 5 होगी, क्योंकि 1 इधर से भी हो सकती है, इधर से भी हो सकती है, कौन सी रहेगी, तो नंबरिंग इंपॉर्टेंट है, याद रखना है कि किस से इनको नंबरिंग हम देते हैं। फ्रॉम द थोरेसिक कैविटी जो इसका रोल है, क्या करती है, रिब थोरेसिक कैविटी बनाती है, देन उसके बाद में ईच रिब आर्टिकुलेट पोस्टीरियर विद इट्स कोरेस्पोंडिंग थोरेसिक वर्टिब्रा, ईच रिब की बात की है, इसका मतलब ये है कि 12 की 12 रिब्स, और यहाँ पे क्वेश्चन है जो आपके 12 पेयर है रिब्स के, वो पोस्टीरियरली सभी जुड़े होते हैं, एंटीरियरली ओनली कितने जुड़ते हैं 7, एक्चुअली जो स्टेनम होता है जो रिब केज बनाने के लिए रोल प्ले करता है वो आपके 7 होता है, बाकी स्टेनम के साथ में कार्टिलेज से थ्रू जो जुड़ी होती है वो आपकी बहुत रहती है, और जो दो बिल्कुल जुड़ी नहीं होती है वो कौन सी है, फ्लोटिंग, और आगे की तरफ फ्लोट करती रहती है, पीछे की तरफ जुड़ी है। समझ ये है कि जो टोटल 12 पेयर है वो पोस्टीरियरली तो जुड़े होते हैं आपकी कौन सी वर्टिब्रा के साथ में, थोरेसिक वर्टिब्रा के साथ में, इसलिए थोरेसिक वर्टिब्रा आपकी 12 होती है। ये जो बने है मतलब ऊपर वाले से बड़ा बिजनेस वाला या उनसे बड़ा टैलेंटेड, उनसे बड़ी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दुनिया में नहीं है, जो भी उन्होंने बनाया बड़ा सिस्टमेटिक तरीके से बना है, हमारा पे है इसलिए 12 यहाँ पे जोड़ दिया गया, उन्होंने जो दो बनाए आपके हाथ इस तरीके से जो आप बैठे हो, तो ये भी आपने भगवान ने दो बनाए, तीसरा नहीं दिया आप लोगों को, है ना,
तो वो भी रीजन है, वो भी रीजन है कि तीसरा हाथ होता है, पता नहीं क्या कुछ और करते हैं आप लोग। तो भगवान ने दो ही हाथ आपको दिए, तो उसका भी लॉजिक है, जो पेड़ दिया उसका भी लॉजिक है, तो सेम कंडीशन यहाँ पे है, सेम होता है। अगर हमारे जो पूर्वज होती है, अभी तो मैं बोल रहा हूँ, हमारे जो पूर्वज से ऐसा माना जाता है, जो एंशिएंट टाइम था कि हमारे जो पूर्वज है ओमन की मतलब बंदरों को पूर्वज माना जाता है, ऐसा है ग्रंथों में लिखा हुआ है। तो लेकिन धीरे धीरे हमने देखा कि ये सिस्टम खत्म हो गया, ये सिस्टम कौन सा पूछ वाला, अगर सभी को पूछ वाला सिस्टम होता है तो कितना एंटरटेनमेंट हो जाता है आप लोगों का। और हमारे लिए सबसे बड़े होते हैं कि कोई स्टूडेंट नहीं समझा तो पूछ थोड़ा सा ऐसा माना जाता है। लेकिन टाइम के साथ साथ में क्या हो गया, अपडेट हो गया, आप लोगों को देखिए अपडेट हो गया कि आने वाली जो जनरेशन है उनके लगता है ठीक नहीं रहने वाले हैं, तो उसको खत्म करो, इसलिए अभी सोच नहीं है। चलिए ये तो मजा की बात है, मतलब 12 पेड़ होते हैं, 12 थोरेसिक वर्टिब्रा के साथ में, और वो सभी जुड़े होते हैं, उनके नेम जो बनेंगे अभी, टू रिप्स, 5 रिप्स और आपकी प्लोटिंग, इनके अलग नेम भी है, तो जो नेम है वो यहीं से बन के आने वाले हैं। जैसे आपकी प्लो रिप्स है उसको हम क्या बोलते हैं, प्लो रिप्स का दूसरा नाम क्या है, स्टेनो वर्टिब्रल रिप्स। अभी मैं बता दूंगा, नोट्स बाद लिख लेना, और ये लिखा हुआ भी है स्टेनो वर्टिब्रल। क्यों बोला स्टेनो वर्टिब्रल, क्योंकि आगे जुड़ी हुई है स्टेनम से, पीछे जुड़ी हुई है वर्टिब्रस। फर्स्ट वाली जो है, फर्स्ट वाली उनको क्या बोलते हैं, स्पॉन्ड्लोवर्टिब्रल रिप्स। क्यों बोलते हैं, स्पॉन्ड्लो रहता है आपका कार्टिलेज के लिए, किसलिए कार्टिलेज के लिए, तो आगे ये जो जुड़ी होती है वो कार्टिलेज से आपके 7th नंबर की जो प्लोटिंग होती है वहां पे जुड़ता है, इसलिए कार्टिलेज से वर्ड लिया कॉन्ड्रो, और पीछे जो वर्टिब्रा से, इसलिए कॉन्ड्रोवर्टिब्रल रिप्स। और किसका नेम है, फर्स्ट, दूसरा तीसरा जो आपकी है प्लोटिंग रिप्स, और आगे किसी से नहीं जुड़ी हुई है, ओनली किस जुड़ी हुई है, वर्टिब्रा से, तो उनका क्या नाम होगा, वर्टिब्रल रिप्स। ये क्वेश्चन बनता है एग्जाम में, लिखे हुए हैं, बस मैं आपको बता रहा हूँ, ये अभी नोट्स लिख लेना आप लोग अच्छे से। तो जो 3 नेम बनते हैं वो इनके कनेक्शन से बनते हैं, पीछे की तरफ सारी जुड़ी होती है, आगे की तरफ किससे कनेक्ट होती है उसके अकॉर्डिंग नेम दे दिया जाता है। देन जो वर्टिब्रा आपके सामने है, रिप जो आपको देखने को मिलता है ना, ये आपकी रिप है, और ये 7th नंबर की है, थोड़ी इसमें नीचे चली गई है, जैसे कि आप में भी कोई है ऐसा कोई है, तो जो लीन स्ट्रक्चर वाला होता है, तो आप देखोगे उनका जो थोड़ा सा रहता है, जो थोड़ा वाइड स्ट्रक्चर वाला है उनका थोड़ा सा रहता है, तो ये एनाटॉमिक स्ट्रक्चर है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जो 7th नंबर की होती है वो आपको इस तरीके से याद रखना, ये 7 नंबर की है, वो 2 रहेगी, 8 9 10 आपके पास, और 11 और ये 11 और ये 12 वो आपकी कौन सी बन जाती है, दैट इज फ्लोटिंग रिप्स। लिखिए फटाक से, रिप से ब्रैकेट में लिखिए कोस्टल, COSTAL, कोस्टल वर्ड लिखिए, ये वर्ड भी लिखिए। नंबरिंग खास है, इस इमेज में भी लिखा हुआ है, आप देखोगे तो 1 सबसे ऊपर लिखा हुआ है, 12 सबसे नीचे है, सुपीरियर टू इंफीरियर है नंबरिंग भी। थोड़ा सा इंटरेस्ट आप दिखाते हैं तो गारंटी है कि आपके जहन में बिठा दिया जाएगा सिस्टम, है ना, लेकिन आपको इंटरेस्ट डेवलप करना पड़ेगा, आपके माइंड में तर्क होना जरूरी है, तार्किक स्टडी आपको करना जरूरी है, ताकि मतलब आपके माइंड में डाउट आए कि सर ये कैसे, ये कैसे, जैसे अभी हमने बोला वर्टिब्रो फाउंडर रिप्स, सर नो वर्टिब्रल रिप्स, तो ये नेम क्यों है, ये एक ट्रैक है, ऐसा नेम क्यों बोला है ना, तो उसके पीछे रीजन है क्योंकि वो कनेक्टेड होती है वर्टिब्रा के साथ और स्टेनम के साथ, क्योंकि वो कनेक्टेड होती है वर्टिब्रा और कार्टिलेज के साथ में, क्योंकि वो कनेक्टेड होती है ओनली वर्टिब्रा के साथ में, इसलिए ओनली वर्टिब्रल बोला। तो ये जब आप तार्किक स्टडी करते हैं तो दूसरों से थोड़े अलग हो जाते हैं, दूसरों से अलग हो जाते हैं, दूसरों से आप निकल जाते हैं, तो नोटसेट आपका मोस्ट वेलकम करता है। और उसी वेलकम का आप लोगों को बेसब्री से इंतजार भी है, जो बच्चे नोटसेट 7 देके आए हैं किसी रीजन की वजह से रह गए हैं, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं बच्चों, लाइफ के अंदर बहुत सारी चीजें होती है, एक्चुअली हम सोचते हैं, हम समझते हैं, हम जिस तरीके से हर चीज के साथ में अटैचमेंट रखते हैं, उम्मीद करते हैं, कभी कभी चीजें वैसे साबित नहीं हो पाती है ना, कभी कभी चीजें हमारे अकॉर्डिंग नहीं हो पाती, हमारे अनुकूल नहीं हो पाती, तो मुश्किलें हो सकती है। इन चीज को समझ के चले कि ये तो अप्स एंड डाउन से आते रहेंगे, आपकी कंसिस्टेंसी डिस्टर्ब नहीं हो। मोटिवेशन एक लेवल तक ठीक है, जैसे कि आपका मोटिवेशन कल से बना, न्यू ईयर आ गया, सर फुल पढ़ाई करेंगे, इतनी पढ़ाई करेंगे, इतनी पढ़ाई करेंगे कि दिन रात का पता नहीं रहेगा, ऐसी पढ़ाई करनी नहीं। अभी वो थोड़ा थोड़ा सा है आपके अंदर, कल थोड़ा और कम हो जाएगा, परसों और कम हो जाएगा, परसों और कम, 1 महीने बाद बताऊं, अगले दिन ठीक है सो गई पढ़ाई, सो जाएगा आप लोग, ऐसा होता है। नहीं तो कल तो ये जोश था कि तेरा भाई बस अब ये करेगा, ऐसा बनता है हमारे अंदर, तेरा बहन भी हो सकती है, कोई डाउट नहीं है कि तेरे बहन बस अब ये करेगी, फाड़ के रख देंगे सिस्टम को, ये कर देंगे वो कर देंगे, ऐसा मोटिवेशन चल रहा था धीरे धीरे। और आप में से ऐसा कोई होगा भी सही, जो आपका ग्रुप है फ्रेंड सर्किल में 3 4 दोस्त है, उसमें से एक दोस्त ने वादा किया भी होगा कि भाई आज से डिस्टर्ब नहीं करेगा तू, तेरे साथ में बाहर नहीं जाऊंगा, आज से मेरा सिस्टम ये है, आज से मैं सुबह 4 बजे उठूंगा, आज से मैं 5 बजे, किया किसी ने, हाँ किया, ऐसा करते हैं। और वही दोस्त 3 दिन रहेगा कि नहीं भाई पढ़ूंगा, अगले दिन रहेगा नहीं भाई पढ़ूंगा, फिर अगले दिन क्या भाई बाहर चल रहा, चल यार चल देख लूंगा यार, चल यार चल देख, ऐसा होता है, होगा। इस चीज को गलत साबित करें, जो मैं बोल रहा हूँ उसे ध्यान दें, ये जो मेरे वर्ड है इनको गलत साबित करें, सर ऐसा नहीं करेंगे, हमने प्रॉमिस की है, उस प्रॉमिस से हम डटे रहेंगे, उस प्रॉमिस से हम डटे रहेंगे, 4 6 महीनों की बात है यार, ज्यादा बड़ी बातें नहीं है। और जो एक दूसरे की तरफ उंगली करके करेंगे, सर इसने किया उसने किया, तो कहीं ना कहीं आपने भी किया है, भले आप मत बताओ, है ना, भले आप मत बताओ, कहीं ना कहीं किया तो आपने भी है, दोस्त के सामने उसको नहीं रखा है, खुद से ही किया है, खुद ने ही कहीं ना कहीं पेपर में लिखा है, किया तो है, 7 8 दिन बाद में अपना ही चेहरा जाके देख लेना आईने में कि कितना उसको फॉलो करे हैं, हमें उम्मीद है कि आप फॉलो करेंगे, फॉलो करना भी है, और इन सब चीजों को गलत साबित करना हो गया। चलो क्वेश्चन पढ़े, क्वेश्चन पढ़े, मोबाइल क्यों यूज करें हम, ये लेने के लिए, क्वेश्चन क्या फोटो लेने, क्वेश्चन आपको दे दिया जाएगा ना, ऐसे डिसिप्लिन खराब होता है बच्चे, मोबाइल यूज नहीं करें, हाँ पढ़ो केयरफुली। और जो ये आप ग्रुप के अंदर बोलते हो एक साथ, है ना, एक ने बोल दिया दो, दूसरे ने बोल दिया दो, तो फिर 4 5 लोग साथ में गए, ये ग्रुप ऐसा लेके डूबेगा, फिर पांचों के पांचों निकल जाओगे आप, मतलब सिलेक्शन आपका हो जाएगा, नेगेटिव नहीं बोलेंगे, मोटिवेटेड रखेंगे, बेसिकली आपका सिलेक्शन होगा, सपोर्ट करते रहें। बी, चलिए बी बता रहे हैं, ठीक, रीड से बोलेंगे, अब चुप हो जाइए, ठीक है, आपने पढ़ लिया है, आपने एनालिसिस कर लिया है, अब क्वेश्चन को समझ लेते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है द रिफ्लेक्स पार्ट ऑफ द एक्सियल स्केलेटल सिस्टम, क्या सही बात है, सही बात है, ये रिफ्लेक्स पार्ट है, ओनली और यहाँ पे नहीं है,
इसलिए सही है कि ये पार्ट क्या दिक्कत है, तो पहला सही है। अब पहला सही है इससे मतलब सी और डी का मान गलत हो गया। क्या पूछा है? सच एक्सेप्ट वाला ऑप्शन बिल्कुल। ये यही बात होती है कि हमें लास्ट तक जाना है। हमारे माइंड में हमेशा होता है कि हमें क्या करना है कि सही पूछा जाएगा, पूरा क्वेश्चन पढ़ना बच्चों, है ना। तो पहला स्टेटमेंट आपका गलत है। सेकंड बोल रहा है द रिप केज इज कंपोज्ड ऑफ द 12 इंडिविजुअल रिप्स। क्या सही बात है? क्यों नहीं है? ये लिख दिया। अगर यहाँ पे पेयर लिखा होता तो सही होता, यहाँ पे 24 लिखा होता तो इंडिविजुअल के लिए सही होता, लेकिन यहाँ पे बोला कि 12 इंडिविजुअल, तो 12 नहीं होती है, चॉइस होती है 24। सेकंड गलत हो गया। थर्ड इज द लास्ट 7 पेयर ऑफ द रिप्स आर नोन एज द लास्ट लाइन फर्स्ट, इसलिए क्या है ये गलत हो गया, ये गलत। देन है फ्लोटिंग रिप आल्सो नोन एज द वर्टिब्रो कॉन्डर रिप्स, तो ये तो अभी बताया है। वर्टिब्रो कॉन्डर कौन सी होती है? वर्टिब्रो कॉन्डर फॉल्स रिप्स, जो आपकी 8 नंबर 9 नंबर और 10 नंबर, वो आपकी कौन सी होती है? वर्टिब्रो कॉन्डर रिप्स। तो ये आपका स्टेटमेंट क्या हो जाता है? गलत है, गलत है बिल्कुल। क्वेश्चन ने पूछा है कौन सा फ्लो है? एक्सेप्ट, मतलब इनको हम छोड़ देंगे तो जो बचा हुआ है वो सही हो जाएगा। किन किन को आपको छोड़ना है ये यहाँ पे बनता है, एक्सेप्ट। एक्सेप्ट 3 वर्ड होते हैं, है ना। मेरे को उम्मीद है कि आप लोगों के कंसेप्ट इस पे क्लियर है, लेकिन कुछ बच्चे हैं उनका ये कंफ्यूजन होता है। एक्सेप्ट, एक्सपेक्ट और एक्सेप्ट 3 चीजें होती है। इसका मतलब होता है बजाय, इसको छोड़ के बजाय। एक्सेप्ट स्वीकार करना, एक्सेप्टेंस बोला जाता है कि आप में एक्सेप्टेंस नहीं है या है जो भी, इसका मतलब क्या है? स्वीकार करना। दोस्तों एक्सेप्ट, एक्सेप्ट यानी एक्सपेक्टेशन, उम्मीद, आप किसी से उम्मीद करते हैं, उम्मीद। तो एक्सेप्ट और मींस क्या है? उम्मीद। तीनों वर्ड को क्लियर है, कुछ भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। और राइट आंसर क्या है? क्योंकि एक्सेप्ट बोला तो 2 3 4 इसी, ये हमारा राइट आंसर है। आप भी बता रहे थे और भलाई भी बता रहे थे, दोनों गलत है। जो इधर भी बोल रहे थे और वो भी गए, इधर से जो भी आया वो भी गया। सी जो, हाँ ठीक है, सी राइट आंसर है। हमें पता है कि आप कितना अच्छा परफॉर्म करते हैं और अभी अगला क्वेश्चन हो जाएगा आप लोगों के सामने। चलिए, तो इस क्वेश्चन से हमारे माइंड के अंदर क्या विचार है, किस तरीके से हमें चीजों को हैंडल करना है। नेम देखना है, वर्ड देखना है, कौन सा किसका नेम है, कहाँ से काउंटिंग कर रहे हैं, कौन से जो 7 हम होते हैं वो फर्स्ट वाले होते हैं, लास्ट वाले होते हैं। नेम जो है वर्टिब्रो कॉन्डर रिप्स कौन सी होती है? 12 इंडिविजुअल होती है या 24 होती है? जब हम थ्योरी में पढ़ते हैं तो हम नहीं सोच पाते, हम सीधा पढ़ लेते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। जब एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, फिर हम वहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं, यार 12 तो पढ़ी है, इंडिविजुअल है या फिर पेयर में है, वहाँ पे अटक जाते हैं। तो ये क्वेश्चन आपकी माइंड की जो थिंकिंग कैपेसिटी है उससे थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं, है ना। अब आपको आगे जो हम पढ़ेंगे उस पर थोड़ा और फोकस करना है, ताकि यहाँ से जो आपके माइंड में विचार आए हैं वो आपके फैक्ट साबित हो जाए। थर्ड ऑप्शन, द लास्ट 7 पेयर ऑफ रिप्स आर नोन एज द ट्रू रिप्स, तो गलत है ना। लास्ट 7 है, हाँ, इसमें क्या सही है स्टेटमेंट? मैंने अभी तो बताया यार, इतना अच्छे से बताया, क्यों गलत कर रहे हैं बच्चों? फर्स्ट से 7 होगा, नंबरिंग हमने बोला नहीं, सुपीरियर से इंफीरियर होगा, तो ये सुपीरियर है, फर्स्ट 7 थर्ड 4 5 6 7 तक होगा, तो यहाँ पे ये सुपीरियर वाला वो आपका फर्स्ट वाला, तो ये वाला तो फर्स्ट यहाँ से होगा, लास्ट तो ये वाला होगा, तो लास्ट वाला। अच्छा लास्ट 7 पेयर है, उसमें कौन सी रिंग होगी? अरे सारी होगी, इसलिए मैं बोलता हूँ सारी होगी। दो कौन सी रहेगी आपकी? फ्लोटिंग रहेगी। तीन कौन सी रहेगी आपकी? तीन कौन सी फॉल्स रहेगी और दो आपकी ट्रू रिप्स हो जाएगी। अगर हम लास्ट 7 की बात करें तो इंफीरियर से पोस्टीरियर की बात करें तो सारी चीजों का आंसर है, क्वेश्चन कैसे ही बन सकता है। फर्स्ट 7 है वो आपके ओनली ट्रू है, बाकी 3 आपके फॉल्स है और 2 है आपके फ्लोटिंग है। यहाँ से 7 आप पाएंगे तो काउंटिंग देखिए, उससे अकॉर्डिंग आप बता सकते हैं कि लास्ट 7 पेयर के अंदर कितनी ट्रू रिप्स होती है, कितनी ट्रू रिप्स होती है? 4 ट्रू रिप्स बोला है, पेयर थोड़ी बोला है, यही बात। कितनी ट्रू रिप्स होती है? 4 होती है, पेयर 2 होते हैं भाई, यही बात है ना। तो लास्ट वाला नहीं, आपको फर्स्ट वाला इसलिए गलत है, क्लियर है चीज। चलिए नेक्स्ट हमारे सामने फर्स्ट 7 पेयर लिखे नहीं, मैं आपको बता देता हूँ, ऑलमोस्ट आप समझ चुके हैं। फर्स्ट 7 पेयर ऑफ रिप्स इज आल्सो नोन एज द ट्रू रिप्स। Here the direct anterior attachment to the sternum with the hyaline cartilage, fossal cartilage इसको बोला जाता है ना। And form the sternocostal joint, क्या बनाते हैं? sternocostal joint, sternum और आपकी fossal के साथ में ये जो joint बनता है, ये sternum होगी, fossal मतलब इसके साथ में जो joint बनता है ये आगे की तरफ, वो आपका होता है sternocostal joint, ये इसके बारे में लिखा हुआ है। और इसको हम दूसरा नाम जो देते हैं वो भी आप लिख सकते हैं, sternum, आगे क्या? vertebral, vertebral rib, और क्योंकि 4 है इसलिए sternocostal 7 है, सॉरी, इसलिए sternocostal ribs पेयर हम बोल देंगे, बाकी टोटल आपकी 14। सेकंड नंबर सामने है 3 पेयर 8 9 10, अच्छा काउंटिंग याद रखना, यहाँ पे जो है फर्स्ट से मतलब कि 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 तक, ये 7th पेयर है, 7th पेयर तक जो होती है वो है आपका क्या रहता है? ट्रू रिप्स होता है। 3 पेयर होता है, लेकिन नहीं, सामने देखो, लेके जा रहे कितनी बार बोल दिया है, टाइम दे दिया जाएगा। कुछ बच्चों को लगता है कि सर थोड़ी स्पीड कम है तो मैं आपको एक्स्ट्रा टाइम दे दूंगा, अगर एक्स्ट्रा टाइम दे दिया जाएगा, लेकिन प्लीज बच्चों को फोकस कर लो, मुश्किल हो जाएगा, नुकसान करोगे अपना, है ना। क्योंकि अभी तो हमने अच्छे से पढ़ा है, उससे भी आपको डाउट हो गया क्वेश्चन के अंदर। इसका मतलब क्या है कि जब आपको बोला गया तो आपका ध्यान यहाँ पे नहीं था, डबल अटेंशन की जरूरत है क्लासों के अंदर, मैंने पहले ही बताया। आप जितना अवेयर रहेंगे उतना सीख के जाएंगे, जितना नींद में रहेंगे उतना खो के जाएंगे, है ना। तो थोड़ा अवेयर है, मैं टाइम दे दूंगा आप लोगों को, थोड़ा इधर फोकस कर ले। ये जो वर्ड लिखा है, एक वर्ड के वीडियो जो 7 लिखे हैं, तो सेनो वर्टिब्रल रिप्स बोला है, क्यों लिखा है, किसका क्या कनेक्शन बनता है, सारी चीजें क्वेश्चन है भाई। 3 पेयर 8 नंबर 9 नंबर और 10 नंबर, 8 9 और 10 वाले होते हैं, उनको क्या बोलते हैं? फॉल्स। अच्छा ट्रू और फॉल्स का क्या मतलब है यहाँ पे? इनको फॉल्स क्यों बोलो? अच्छा डायरेक्टली कनेक्ट नहीं है इसलिए फॉल्स बोला, मतलब रिप्स तो है ये और आपके इधर को प्रेजेंट भी है, थोड़ा सा केस के अंदर भी प्रेजेंट है, एक्चुअल में इनको फॉल्स क्यों बोला? क्योंकि स्टेनम के साथ एक्चुअल में जो आपका जो केज है, जो हम रिप केज बोलिए, थोड़ा सा केज है, रिप केज ऑल्सो नोन एज थोड़ा सा केज, तो ये जो रिप केज है एक्चुअल में जो इंटरपोस्टीरियर कनेक्शन बनता है वो 7 ही बनाती है, बाकी तो इनडायरेक्टली जुड़ी होती है। तो वास्तव में जो ट्रू है वो आपकी 7 ही है, बाकी भी आपकी फॉल्स है जो जुड़ी होती है, लेकिन ठीक ठाक तरीके से जुड़ी। से बात थोड़ा एक है जो हवा में रहती है, आपके भी ग्रुप में सही है, एक है बिल्कुल डेडिकेटेड दोस्त है, 3 लोगों का है, 4 का ग्रुप है, उसमें से जो आपका एक फ्रेंड है वो ऐसा फ्रेंड है कि वो आपका सब कुछ करने के लिए तैयार है, सब कुछ मतलब आपका सारा नुकसान कर देगा। वो आप क्या सोचते थे कि आपका साथ देगा? नहीं, मौके मिलते हैं भाई। तो एक ऐसा ब्रांड है कि वो आपका बिल्कुल नहीं है, वो भी दिखाने के लिए दैट इज फ्लोटिंग लिप्स। एक है कि ठीक है मुंह पे अच्छा रहता है, साइड में थोड़ा बहुत करता है, लेकिन ज्यादा नुकसान नहीं करता। ठीक ठाक तरीके का है कि ज्यादा नुकसान नहीं करता है, लेकिन जब उससे नुकसान होता है तो पीछे हट जाता है। वो कौन सा? और एक होता है भाई ट्रू अटैच। और ऐसे दोस्त से, ऐसे दोस्त जो इतने से पहले खुद को रखते हैं, मतलब दोस्त ही नहीं,
अपने से पहले दोस्त तो सामने रहता है, दोस्त की प्रॉब्लम समस्या है ना, खुशी में वो हो या नहीं हो, तो दुख में हमेशा आपके साथ होते हैं, वो आपके ट्रू फ्रेंड है, वही ट्रू रिश्ता। समझ गए? तो हल्का हल्का सा डिफरेंस है, ट्रू क्यों बोला, पास्ट क्यों बोला, और फ्लोटिंग क्यों बोला, इनके पीछे भी रीजन है, फ्लोटिंग क्यों है, ट्रू क्यों है, और पास्ट क्यों। ठीक है, 8 9 10 और डायरेक्ट पॉजिटिव इनडायरेक्टली, ये वर्ड आ गया, डायरेक्ट नहीं बोला, इनडायरेक्टली। इनडायरेक्ट क्यों लिखा है यहाँ पे, क्योंकि ये डायरेक्ट डिस्टेंस से नहीं जुड़ती है, जबकि अलग से कार्टिलेज, हालांकि कार्टिलेज यहाँ पर भी है, समझ पाए, लेकिन ये जॉइंट वाला कार्टिलेज है, कार्टिलेज यहाँ पर भी है, आयरन कार्टिलेज में लिखा है, लेकिन यहाँ पे जो है वो एक बड़ा कार्टिलेज है, अलग से कार्टिलेज है, उससे जुड़ के फिर ऊपर की तरफ आएंगे, समझ, तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना है। इनडायरेक्टली अटैच टू द स्टेनम बाय द कोस्टल कार्टिलेज, किस कार्टिलेज के थ्रू, बाय द कोस्टल कार्टिलेज के थ्रू इनडायरेक्टली कनेक्टेड होती है, और कहां पे कनेक्ट होती है, हाँ 7वें नंबर पे। भाई नीचे की तरफ होगी, कौन सी रिश्ते जुड़ेगी, टू रिप्स, और फ्लो में कौन सी, लास्ट फिर, और लास्ट फिर कौन सा होता है, 7 नंबर, तो 7 नंबर के साथ में कोस्टल कार्टिलेज के थ्रू हमारी होल स्लीव दैट इज 8 9 और 10 वो कनेक्टेड रहती है, और इसीलिए इनको क्या बोलते हैं, वर्टिब्रोकोंडल या कॉन्ड्रोवर्टिबल, कंफ्यूज नहीं होना, वर्टिब्रोकोंडल आप याद रखिए, जिसको आप वर्टिब्रो स्टेनम रिप्स लिख सकते हैं, कंफ्यूज नहीं होना। एनाटॉमिकल वर्ड है कि आप रिप्स से प्रोस्पेक्टिव से बात कर रहे हैं, आई मीन स्टेनम के प्रोस्पेक्टिव से बात कर रहे हैं, तो स्टेनो वर्टिब्रल, वर्टिब्रा के प्रोस्पेक्टिव से बात करेंगे वर्टिब्रो स्टेनम, कंफ्यूज नहीं होना, दोनों वर्ड सिमिलर आपको याद रखना। वर्टिब्रोकोंडल रिप्स, वर्टिब्रो वर्ड किसके लिए है, वर्टिब्रा के लिए, कॉन्ड्रो वर्ड किसके लिए है, आपका कार्टिलेज के लिए, बोन बनाने वाली सेल ओसियोसाइट, कार्टिलेज बनाने वाली सेल कॉन्ड्रोसाइट, तो जो कॉन्ड्रो वर्ड है वो आपका कार्टिलेज को जाता है, कॉन्ड्रोसाइट, है ना, इसको भी आप लिख लेना, थोड़ा इधर ही ध्यान दो, क्योंकि एक्स्ट्रा चीज आती है तो लिखना है, बिल्कुल लिखना है, कॉन्ड्रोसाइट कार्टिलेज बनाने वाली सेल, जैसे बोन बनाने वाली ओस्टियोसाइट होती है, सिमिलर मसल्स बनाने वाली मायोसाइट, तो वर्टिब्रोकोंडल रिप्स इनको बोला गया। देन हमारे सामने नेक्स्ट 11th 12th नंबर की देयर इज अ फ्लोटिंग रिप्स, फ्लोटिंग जो कि डू नॉट अटैच टू द स्टेनम, आगे के स्टेनम के साथ ना तो डायरेक्ट जुड़ी होती है ना इनडायरेक्ट, मतलब कार्टिलेज के थ्रू भी नहीं जुड़ी होती है, और ना ही वो डायरेक्टली कनेक्टेड होती है, तो बस ओनली पीछे कनेक्टेड होती है, आगे की तरफ वो खुली रहती है। तो वह कौन सी आपके सामने 11th 12th नंबर की, और इनको क्या बोला है, वर्ड लिख ले, इनको क्या बोलेंगे, वर्टिब्रल रिप्स, इनको क्या बोलेंगे हम, वर्टिब्रल रिप्स, ये आपके सामने रिप्स का पेयर है जो तुमको आपको दिख रहा है। चलिए अभी कुछ डाउट हो तो इमीडिएटली पूछ सकते हैं, है ना, इमीडिएटली आप पूछ सकते हैं, कंफ्यूजन नहीं रखना बच्चों, कंफ्यूजन लेके घर नहीं जाना, यहाँ पे हेजिटेशन होता है, कॉमन है, ज्यादा सोचना नहीं है, कुछ कुछ बच्चे कंपेयर भी कर लेते हैं, मोबाइल यूज नहीं करें, देखिए थोड़े हाथों को भी प्रैक्टिस में लाए, साइड, अच्छा वर्ड दिख नहीं रहा, ओके ओके ठीक है, हाँ ये भी डाउट हो सकता है, क्या दिक्कत है, मैं इनके अदर नेम लिख देता हूँ, ये वाला जो है फर्स्ट नेम, इसको आप इससे नोटिबल, इसके प्रोस्पेक्टिव से लिख लेते हैं, तो क्या लिखेंगे इसको, वर्टिब्रोस्टेनल, वर्टिब्रोस्टेनल रिप्स, ऐसा होता है, ये इसका नेम है, ठीक है, और इससे आपके सामने होगा, इसका और लिख लें यहाँ पे, दैट इज अ वर्टिब्रल। चलिए अभी लिखें, नोट्स लिखिए, यहाँ से तो क्वेश्चन बनता ही है भाई, इन नेम से तो क्वेश्चन बनता ही है, छोटे क्वेश्चन, और अभी तो छोटे क्वेश्चन को और ज्यादा प्रमोशन मिल रहा है, क्योंकि प्री एग्जाम होने लग गया है ना, तो प्री एग्जाम होने लग गया, उसके बाद मेंस होता है, तो प्री एग्जाम में एग्जामिनर का हमेशा मानता है कि माइंडसेट होता है कि कुछ छोटे क्वेश्चन आपके सामने दे, बाकी भरोसा तो करना नहीं है बच्चों, तैयार तो हर तरीके से होकर जाना है ना, जैसे कि आपने एएसएस में देख लिया है, तैयार होकर गए थे, कैसे आपको उल्टा पटक दिया गया था वहाँ पे, मुझे समझ नहीं आ रहे थे कि सर करे तो करे क्या, ट्यूशन इतने हैं कि खत्म ही नहीं हो रहे, आए जा रहे हैं, ऐसा भी हुआ है, तो प्रिपेयर होकर जाए, मेंटली प्रिपेयर है, और अपने आप को एग्जाम सेंटर में जो कंट्रोल करने की कैपेसिटी है वो भी डेवलप करें। बच्चों के अंदर ये कमी पाई जाती है कि वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, हेजिटेट हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, तनाव का लेवल काफी ज्यादा बढ़ा लेते हैं, उसकी वजह से पेपर पूरा खराब हो जाता है, जो चीज आती है वो भी गलत करके आ जाते हैं, और बिल्कुल कॉमन है, तो वहाँ पे अपने आप को संभालना सीखे, जैसा भी पेपर है हाई वेटेड और लो वेटेड, बेसिक क्वेश्चन है, बड़े क्वेश्चन है, सिमुलेशन वाले हैं, मेकिंग वाले हैं, या 100 का वादा करके 500 दे दिए गए हैं, इतना तो नहीं, 200 का वादा करके 200 क्वेश्चन आपके सामने रख दिए गए हैं, तो वो सबके लिए है, वो एकमात्र स्टूडेंट आपके लिए नहीं है, फेल होंगे तो सब होंगे, तो मेरे को क्या करना है कि जो मेरे को आ रहा है मैं इसको कैसे बेटर कर सकता हूँ वो करने की वहाँ पे कोशिश करें, अपने आपको समझना कि ये सबके लिए पेपर काफी टफ आया, काफी टफ आया, तो भाई अकेले के लिए नहीं था, सबके लिए टफ था, आपने वहाँ पे अपना बेटर दिया है, तो नो डाउट आपका वहाँ पे सिलेक्शन श्योर है, ये चीज याद रखिए, तो ये रोना धोना नहीं करें कि पेपर हमारा काफी टफ हुआ था, ये हुआ, तब हो सकता है अगर आपकी प्रिपरेशन नहीं है, सब बोले इजी है, एक बोला मेरा टफ है, तो फिर तो आप समझ सकते हैं, लेकिन सभी ऐसा बोले तो सबका था, तो कोई बड़ी बात नहीं है, थोड़ा सा अपने आपको संभाले, इमोशन पे कंट्रोल रखे, तनाव ज्यादा नहीं ले, तनाव में जो चीजें आती है वो भी गलत हो जाती है, कूल रह के पेपर को हैंडल करें, एग्जाम देने जाए उससे 2 दिन पहले बढ़िया पढ़े छोड़ दें, मस्त मजे करें, बढ़िया नींद ले, 10 10 12 12 घंटे सोए, थोड़ा कम खाए, खाने को थोड़ा कंट्रोल रखिए, जे सिस्टम को थोड़ा एडजस्ट रखें, ऐसा नहीं हो कि अपसेट हो जाए, कुछ सिम्टम्स आने लग जाए जे सिस्टम के, तो वो अपसेट नहीं रखे, और जिस दिन एग्जाम देने जाए बढ़िया हेल्दी ब्रेकफास्ट करके जाए, ग्लूकोज की डाइट थोड़ी लेके जाए, ऐसा मानना है कि थोड़ा हाई शुगर डाइट, जैसे कि ऐसे जो दही चीनी खिला के बेचते हैं उसके पीछे भी साइंटिफिक रीजन यही होता है, तो कोशिश करें कि चॉकलेट वगैरह खा के जाए, जूस वगैरह पी के जाए, कुछ नहीं है तो घर में जो रखा हुआ है वही गुड़ी है, चीनी है, उसी को भी खा के जाए, वो भी शुगर की तरह काम करेगी, और ये वास्तविकता है बच्चों, एनर्जी लेवल मेंटेन रहता है, लेकिन हेल्दी ब्रेकफास्ट करके जाए ताकि आपकी बॉडी अच्छे से रेस्पॉन्ड कर पाए, छोटी छोटी चीजें हैं, अगर आप एनक्लेस बुक्स पढ़ते हैं और उसको आपने रीड किया है तो उसके जो शुरुआती पेपर्स है उसमें स्ट्रेटेजी लिखी हुई, आप देखना, और उसमें ब्रेकफास्ट के बारे में, रेस्ट के बारे में सब कुछ लिखा हुआ, कैसे आपको पढ़ना है, एनक्लेस बुक के शुरुआती जो पेपर है उसमें स्ट्रेटेजी एक्सप्लेन कर रखी है कि कैसे आपको हैंडल करना है, पेपर कैसे आपको देना है, किस तरीके से आपको प्रिपेयर होकर जाना है, तो वो सारी चीजें भी करें, छोटी छोटी चीजें एक्स्ट्रा चीजें लेकिन बड़ी काम की है, हो गया, चलिए ठीक है, हाँ नहीं हुआ, कुछ कुछ बच्चे बोल नहीं पा रहे लेकिन मुंडी हिला देते हैं, नजर सब पहले लिख लो आप, और जिनका हो गया है तो एक बार आके नीचे ही रखिए, रिवाइज कर ले, मेरा हो गया, किस किसका नहीं हुआ वो नहीं देखे, मैंने आपने पहले कर लिया है तो कुछ ज्यादा उखाड़ नहीं लिया, रिवाइज करें उस, हाँ जी बताइए, का मैं लगा क्या जाता हूँ,
हाँ, उससे एक्जेक्टली फंक्शन कुछ खास है, उसका एक ही फंक्शन है कि यहाँ पे जो मसल्स हैं हम पढ़ेंगे, यहाँ पे जो हाइड बोन है उससे ऊपर की तरफ मसल्स होती है उनको सुप्रा हाइड मसल बोलेंगे, नीचे की तरफ होती है इंट्रा हाइड, नीचे की तरफ हाइड बोन के, तो उनके लिए एक अटैचमेंट पॉइंट है, बाकी कुछ खास ऐसा स्पेसिफिक फंक्शन है नहीं, अटैचमेंट पॉइंट है जो यहाँ की मसल से यहाँ के लिगामेंट्स को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, यू शेप है और हॉर्स शेप भी उसका होता है, उसमें लिखा हुआ कोई डाउट नहीं है, तो हाइड बोन का शेप जो है वो हॉर्स शेप भी आप लिख सकते हैं। हाँ ठीक है चलिए। हाँ ऊपर वाली जो है फर्स्ट सेवन वो हाइलिंग कार्टिलेज है, आप ऐसे क्यों नहीं बोल सकते हैं, बाद में उठ के बोल सकते हैं, जान जाते हैं तो सब अपना पर्सनल डाउट पूछते हैं, सोलह डाउट तो है आप लोगों को, बच्चों पूछ सकते हो, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, और ये जो है आपके जैसे ही है, डरना किस चीज से है, मतलब एजुकेशन क्यों है, डाउट पूछ सकते जेन्युइन डाउट अगर पूछ सकते हैं, ऐसे यूं ही मतलब जो नॉन सेंस टाइप डाउट है वो तो एटलीस्ट नहीं, कुछ टाइम ज्यादा वेस्ट होगा, इनका जो डाउट है वो इसलिए मैं पेपर लेके आया हूँ, है ना, ये जो क्वेश्चंस है हमारे, ठीक है, किसी बच्चे के पास है नहीं उनको थोड़ा सा 5 मिनट के अंदर रिवर्स कर लेते हैं हम, हमारे एजुकेशन स्टार्ट हो रहा है आई थिंक 27 से, कौन को एक बार एक्सप्लेन कर लेते हैं, बता देता हूँ मैं आप लोगों को, क्योंकि उसमें भी अभी भी आपको डाउट तो है, आपको बस आंसर बताएंगे, क्योंकि पेपर सोल्व साइड नहीं होता। हाँ ठीक है कोई बात नहीं, सोल्व नहीं होता है, 7 दिन तक सोल्व करवाया जाता है उसको, और उसी का पिक बना के दिया जाता है, तो 7 दिन तक क्या हो रहा है, ये सोल्यूशन ही है। अगले पेपर में मैं पूछूंगा आपसे कि जो वर्टिब्रा है, जो वर्टिब्रा है वर्टिब्रल वर्टिब्रा कौन सी है, तो आज इतना डिटेल्स एक्सप्लेन तो कर दिया, 4 क्वेश्चन सोल्व ही हुआ ना भाई, इसलिए उसके लिए एक्स्ट्रा टाइम नहीं दिया जाता, क्योंकि पूरे वीक में जो आप पढ़ते हैं बातें नहीं, पूरे वीक में जो आप पढ़ते हैं वही निकाला जाता है। 27 नंबर का जो क्वेश्चन था, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट डिस्क्राइब एक्सेल स्लेटल की डेफिनेशन पूछिए कि कौन सा डिपेंड करता है इसमें, तो अच्छा कुछ बच्चों के पास पेपर नहीं है तो इधर ध्यान दे लें, है ना, सभी बच्चों के साथ है, ठीक है ज्यादा टाइम नहीं है, इसको हम बस फटाक से करेंगे। 27 नंबर का है वो पूछा आपको एक्सेल स्लेटल के बारे में, फिर कंसिस्ट ऑफ द बॉल गेट फ्रॉम द लिम्ब एंड ग्रेडल, तो एक्सेल वाली लिम्ब तो होगी नहीं, ग्रेडल भी नहीं होता, तो ये तो गलत हो गया, इट इंक्लूड स्केल वर्टिब्रा कॉलम एंड रिकेज, स्केल को इंक्लूड करता है, वर्टिब्रा भी रहती है, स्केल वर्टिब्रा रहती है, और उसके बाद में रिकेज का सही बात है, बी राइट बताया गया है, इसमें कोई डाउट नहीं है, तो बाकी और स्टेटमेंट जो है सी है सपोर्ट द मूवमेंट एंड लोकोमोशन, और इट कंपोज ऑफ स्टिपुला एंड पेल्विक ग्रिडल, तो ये भी नहीं है, पेल्विक ग्रिडल और स्टिपुला जो है वो आपका पेंडुकुलर का है, और इट सपोर्ट द मूवमेंट एंड लोकोमोशन, तो इसमें हेल्प करता है, सपोर्ट करता है लोकोमोशन, मतलब मूवमेंट के अंदर मेरी आपका पेंडुकुलर है, जैसे मैं भी चल रहा हूँ, मैं भी मूवमेंट कर रहा हूँ, तो उसमें एक्सेल स्लेटर सिस्टम का रोल नहीं है, ज्यादा रोल किसका है, पेंडुकुलर का, क्योंकि जो पेड़ है वो आपके पेंडुकुलर के अंदर आते हैं, इसलिए राइट आंसर क्या था इसका डी। देन उसके बाद 28 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग टू द पेंडुकुलर स्लेटर, सीधा है, कौन सा पेंडुकुलर से बिलोंग करता है, तो कौन सा करता है ह्यूमरस, बाकी सेल में सेक्टर में रिप्स आपका एक्सेल का पार्ट हो गया। देन 29 है, हाउ मेनी बोन आर एक्सेल स्लेटर एक्सेप्ट द हाइड, तो कितनी होगी 79, सर बताइए 80 कितने ने किया है, 80 कितने ने किया, हाँ एक्सेप्ट हाइड मतलब एक को माइनस कर दें तो 79, एक्सेल में टोटल 80 होती है, एक्सेप्ट अपनी हाइड बोन एक को हटा दे तो 79, देन उसके बाद में है 30 मेजर, अच्छा इसमें जो मिस्टेक हुई है, ये स्लेटर लिखा हुआ है यहाँ पे, तो ये जो स्लेटर है वो आपका क्वेश्चन का पार्ट है, ऑप्शन का पार्ट नहीं है, रेस्पेक्टिव स्लेटर पूरा है, उसके बाद में जो पहला है वो आपका स्केलर, दूसरा फीमेल है, तीसरा आपका स्टेनम है, चौथा आपका टीम है, इस तरीके से 4 स्टेटमेंट थे, और इनको रेस्पेक्टिव स्लेटर के साथ बातें नहीं, रेस्पेक्टिव स्लेटर के साथ मैच करना था, तो यहाँ पे जो है स्केल है वो आपका किसका पार्ट है, एक्सेल का पार्ट है, देन आपका जो फीमेल है वो किसका पार्ट है, पेंडिकुलर का है, स्टेनम आपका किसका है, एक्सेल का है, और जो लास्ट वाला टीबिया वो किसका पेंडिकुलर, और इसी के तरीके से आपको मैच करना है कि पहला आपका एक्सेल एक्सेल पेंडिकुलर एक्सेल पेंडिकुलर ऐसा, इसमें जो स्लेटर है उसका स्टेटमेंट फर्स्ट बना दिया गया है जो कि सही नहीं है, ठीक है। देन आपका है नेक्स्ट 31 which of the following statement about the appendicular skeletal is correct, अब क्योंकि appendicular का हम एक ओरिएंटेशन जान चुके हैं, लेकिन डिटेल्स में हमने एक्सेल को देख लिया, तो यहाँ पे हमारा क्या बनेगा, एक प्राइमरी इन्वॉल्व इन द प्रोटेक्टिव वाइटल ऑर्गन, तो वाइटल ऑर्गन को कौन प्रोटेक्ट करता है, एक्सेल वाइटल ऑर्गन को, क्योंकि ये है रिकेज, यहाँ पे वाइटल ऑर्गन आपका हो गया हार्ट, दूसरे लंग हो गए, तो एक्सेल प्रोटेक्ट करेगा, एक सबसे बड़ा वाइटल ऑर्गन आपका ब्रेन, इसको प्रोटेक्ट करने के लिए स्कल है, तो वो आपका एक्सेल का पार्ट है, इसलिए ये जो बात है वो सही नहीं है, सेकंड बोला इट कंपोज्ड ऑफ द टोटल 126 बोन एज लिम्ब बोन ओनली, गलत बात। अच्छा आंसर आपको गलत बताया गया था, चलिए अभी देख रहे हैं, यहाँ पे अपेंडिकुलर स्लेटर की बात की है, तो कंपोज्ड ऑफ टोटल 126 बोन एज लिम्ब बोन, आपको क्या लगता है कि ये सही स्टेटमेंट, हाँ लेकिन आपको आंसर ये बताया गया है, अच्छा ठीक है करेक्ट करेंगे, इट फॉर्म द लॉन्जिट्यूडनल एक्सिस ऑफ द बॉडी, बॉडी का लॉन्जिट्यूडनल पोर्शन बनाता है अपेंडिकुलर सिस्टम, और दूसरा लिखा इट एक्सट्रूड द रिब केज एंड वर्टिब्रा, इट एक्सट्रूड द रिब केज एंड वर्टिब्रा, तो सही बात है, इसमें इंक्लूड नहीं होती है आपका जो वर्टिब्रा है और आपका जो रिब केज है वो एक्सियल स्केलेटल का पार्ट है, पेंडिकुलर का नहीं है, और ये जो एक्सट्रूड करता है मतलब इसको इन्वॉल्व नहीं करता, दो वर्ड होते हैं, एक होता है आपके सामने इंक्लूड, इंक्लूड मतलब वो शामिल करता है, दूसरा है एक्सट्रूड, एक्सट्रूड मतलब एक्सेप्ट आप समझ सकते हैं कि इनको ये शामिल नहीं करता है, तो सही बात है ना भाई, ये जो लिखा हुआ है कि इट एक्सट्रूड द रिब केज एंड और वर्टिब्रा, तो वर्टिब्रा इसको एक्सट्रूड करता है, ये सब पार्ट नहीं है क्योंकि ये पार्ट है एक्सियल स्केलेटल का, और राइट आंसर क्या था इसका बी नहीं है, बी की राइट आंसर 100% बी, क्यों नहीं है, उसका रीजन है कि यहाँ पे लिखा है लिम्ब बोन ओनली, अगर मैं टोटल लिम्ब बोन की बात करूं चारों की, तो वो कौन सी रहेगी, कितनी रहेगी 120, आपकी 30 देन 30 से ध्यान दें, 30 120 ही ओनली आपकी लिम्ब के अंदर होती है, 6 बोन होती है, दो आपकी इनोमिनेटेड होती है, दो स्टिपुला है, वो क्लेविकल है, और यहाँ पे जो ओनली वर्ड है इसमें गलत किया कि 126 तो होती है कोई डाउट नहीं है, लेकिन 126 ओनली लिम्ब बोन होती है, ये गलत बात है, 120 आपकी लिम्ब बोन, इसलिए ये स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है, सही करे डी से राइट आंसर है। देन 32 हाउ मेनी क्रेनियल बोन आर देयर इन ह्यूमन स्केल, ह्यूमन स्केल में कितनी 8, ये तो गलत नहीं किया किसी ने, हाँ ये सीधा क्वेश्चन है। देन उसके बाद में व्हिच फेशियल बोन कंटेन द फोरामिना मैग्नम, कौन सी बोन, हाँ यही तो, हाँ तो यहाँ पे राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर है डी, कोई नहीं, अब क्वेश्चन में ही आंसर है, फेशियल बोन नहीं होती है, वह कौन सी बोन होती है आपकी, जो ऑक्सीपिटल बोन है वो आपकी क्रेनियल बोन है, और क्वेश्चन ने पूछा फेशियल बोन, तो फेशियल बोन में तो फोरामिना मैग्नम होता ही नहीं है, इसलिए जो आंसर है इसका डी, क्या बताएंगे आपको डी ही है, चलिए डी से राइट आंसर, अभी किसी को डाउट नहीं है, हो गया क्लियर, जो फेशियल बोन लिखा हुआ है क्वेश्चन में क्रेनियल लिखा होता तो 100% ऑक्सीपिटल होता, लेकिन दूसरा क्या है फेशियल, इसलिए गलत है।
33 है विच बेसिल वन कंटेंट अचीव हो गया, विच ऑफ द फॉलोइंग वन अनपेड इन द ह्यूमन स्किल, अनपेड कौन सी है, जो पेड है उसको हटा दो अनपेड आ जाएगी, और कौन सी है टेम्पोरल पेराइटल या नन ऑफ द अबव या फिर सी, कौन सी इक्विमोड सिंगल बोन होती है, टेम्पोरल डबल होती है, पेराइटल डबल होती है, इक्विमोड होती है, और ये तीनों आपके क्रेनियल बोन है, टोटल हम 6 बोन पढ़ते हैं काउंटिंग। चलो कोई बात नहीं, पेराइटल डबल होती है, टेम्पोरल पेराइटल या नन ऑफ द अबव या फिर सी, कौन सी इक्विमोड सिंगल बोन होती है, टेम्पोरल डबल होती है, पेराइटल डबल होती है, इक्विमोड होती है, और ये तीनों आपके क्रेनियल बोन है, टोटल हम 6 बोन पढ़ते हैं काउंटिंग 8 पढ़ते हैं। चलो कोई बात नहीं, ठीक है, डी करवाया गया, सी कर लीजिए। देखिए जो सुनिए बात सुनिए बच्चों, जब आपके स्लेटल सिस्टम में हो रहे हैं, इधर ध्यान दे लो, जो स्लेटल सिस्टम में हो रहे हैं तो ऐसा हो सकता है कि आपके अदर टॉपिक्स में भी होते होंगे, और ये रीजन है इसको थोड़ा सा लेके चलें, क्योंकि जो पेपर्स बनाते हैं मतलब पेपर हम भेजते हैं, जैसे मेरा जो सिस्टम था स्लेटल उसी के मैंने भेजे, उससे पहले जो भी आपके सिस्टम थे वो सभी सेक्रेटरी ने भेजे हैं, लेकिन यहाँ पे जब क्वेश्चन को लेके आपके सामने मॉडल पेपर बनाया जाता है तो वो आपके आप लोगों में से नहीं है, मतलब मेडिकल पर्सन नहीं है, तो वो टेक्निकल एरर है, इधर से उधर ले लिया, कभी किसी को हाईलाइट करना था, किसी को राइट देना था, तो कभी कभी नहीं हो पाता, तो उनसे मिस्टेक हो जाती है, समटाइम ऐसा भी होता है कि क्वेश्चन थोड़े लेट दिए जाते हैं बिजी शेड्यूल होने की वजह से, तो वो जल्दी जल्दी करते हैं, तो आंसर जो होता है वो थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है, तो इसको पर्टिकुलर जो भी फैकल्टी जो भी आपकी क्लास लेते हैं जिनका भी टॉपिक उसके साथ एक बार क्लियर कर लें, बाकी भरोसा जो हम पढ़ रहे हैं उससे आपको 100% रखना है कि सर हमने यही पढ़ा है, और दावेदारी के साथ यही है, किसी में एरर हो सकता है, बहुत सारी बुक्स ऐसी है नाम नहीं लेंगे किसी का, लेकिन उसमें एरर है, भर भर के एरर है, बहुत सारी गाइड है, तो अब आप किसको जाके पकड़ेंगे, है ना, तो आपको भरोसा किसमें रखना है, ऑथेंटिक बुक पे, जहाँ पे आप पढ़ रहे हैं वहां पे भरोसा रखना, तो ये एरर कॉमन है, घबराए नहीं। 34 हो गया, देन 35 विच क्रेनियल बोन फॉर्म द रूफ ऑफ द ऑर्बिट, ऑर्बिट का रूफ कौन सी क्रेनियल बोन बनाती है, तो कौन सी होगी वो फ्रंटल होगी, इसमें कोई रूफ की बात की है ये वाला, देन अपना कौन सा है 36 व्हाट स्ट्रक्चर हाउस विद इन द सेल टर्सिका ऑफ द स्फिनोइड बोन, कौन सी स्ट्रक्चर होती है, तो वो हाँ इसमें यही है, ठीक है, दैट इज सी पिट्यूटरी ग्लैंड, बाकी अगर इसको थोड़ा और बनाते हैं तो एंडोक्राइन वगैरह लिखते हैं, और एक ऑप्शन है उस ऑप्शन के अंदर हम लिख देते हैं हाइपोफिसियल कोसा, तो थोड़ा आप अटक जाते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन थोड़ा डिलीवर आपको सिंपली किया गया, तो नो डाउट इसका पिट्यूटरी ग्लैंड ही होगा। व्हिच क्रेनियल बोन कंट्रीब्यूट टू नेजल सिस्टम बनाने के लिए क्रेनियल बोन पूछा है यहाँ पे, कौन सी होगी फ्रंटल होगी स्फिनोइड होगी पेराइटल, इथमोड सीधा सा, इथमोड आपका अपर पोर्शन बनाती है, यहाँ पे हमने पढ़ा था सबसे छोटी होती है क्रेनियल में सबसे छोटी इथमोड, सबसे बड़ी आपकी पेराइटल, फेसियल में सबसे छोटी आपकी फेसियल में सबसे छोटी आपकी रुकना, हाँ कुछ कौन सी होती है इधर से बताओ, फेसियल में सबसे छोटी बोन कौन सी होती है लेक्राइमल, और सबसे बड़ी मैंडिबल, सेकंड लार्जेस्ट इन द फेसियल मैक्सिलम और जैगमेटिक, बताया था आप लोगों को दैट इज मेसिस। नेक्स्ट हमारे सामने है अगला, दैट इज 37 हो गया, 38 हाउ मेनी फेसियल बोन प्रेजेंट ह्यूमन सेल, कितनी रहेगी 14 या 22, 22 भी किया किसी किसी ने, बिल्कुल फेसियल बोन पूछा है, द जैगमेटिक बोन इज कॉमनली रेफर्ड एज चिक बोन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फेसियल बोन आर द पेड, कौन कौन से पेड होती है, और वो भी फेसियल, तो मैंडिबल सिंगल होती है गलत है, नेजल और मैक्सिला पैलेटाइन है वुमन, और जैगमेटिक बोन आपकी मैंडिबल, राइट आंसर क्या है, पेड कौन सी होती है नेजल और मैक्सिला, ऑब्वियसली यही है ना भाई, क्यों कंफ्यूज हो रहे हैं आप लोग, क्योंकि पैलेटाइन नो डाउट पेड होती है लेकिन वुमन यहाँ पे क्या है अनपेड है, इसलिए राइट आंसर नहीं है, जाइगोमेटिक नो डाउट आपकी पेड होती है लेकिन मैंडिबल आपकी पेड नहीं है, तो 50-50% राइट हो रहा है, हमें 100% राइट बताना है, और 100% आपको ऑप्शन नंबर डी बोल रहा है कि नेजल बोन भी होती है मैक्सिला भी होती है, दोनों ही पेड बोन है, राइट आंसर भी है, आगे बढ़ते हैं। द इंफीरियर नेजल कॉन्चा आर लोकेटेड, इंफीरियर कहां पे लोकेटेड होता है, सो किस जगह ऑन मिडिल वॉल ऑफ द ऑर्बिट इनसाइड द नेजल कैविटी, और आपका रहेगा एट द बेस ऑफ द सेल इन द हार्ड प्लेट, तो क्या राइट आंसर बनेगा इसका इनसाइड द नेजल कैविटी, तो सिंपल क्वेश्चन है, और कौन सा है आपका क्वेश्चन है अभी, हाउ मेनी बोन फॉर्म द बोनी ऑर्बिट ऑफ द बोथ आई, हाँ ये क्वेश्चन एक्सप्लेन भी किया था हमने, और वापस आ गया, तो 11 होगा, दोनों ऑर्बिट की बात की है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नॉट अ पार्ट ऑफ द बोनी ऑर्बिट, बोनी ऑर्बिट का कौन सा पार्ट है नहीं है, कौन सा नहीं होगा, याद है ट्रिक क्या बोला था, सेल प्लाज्मा, तो उसमें से कौन सी नहीं है वो यहाँ से बाहर कर दो, और वो कौन सी नहीं होगी, दैट इज स्पिनल होती है, फ्रंटल होती है, और सेब में इथमोड होती है, 3 आपकी रहती है क्रेनियल, 4 होती है वहाँ पे फेसियल, फेसियल में कौन कौन सी पैलेटाइन होती है, वहाँ पे लेक्राइमल होती है, जाइगोमेटिक होती है, और वन मोर मैक्सिला होती है, कौन सी नहीं होती है नेजल बोन नहीं होती है, यहाँ राइट आंसर क्या बनेगा बी। अरे ये सब पढ़ चुके हैं, सरप्राइज से क्या फेस देखे हो आप लोग, कि सर आप क्या बोल रहे हैं, ये वर्ड मैं आपको बता चुका हूँ, बढ़िया शानदार तरीके से एक्सप्लेन कर चुके हैं, विद ट्रिक हम जान चुके हैं, जिन बच्चों को लग रहा है कि सर ये क्या बोल रहे हैं आप, तो कल्याण मुश्किल है भाई, हाँ काफी बच्चों की जो फेसियल एक्सप्रेशन ऐसा है कि सर ये क्या था ये क्या था, अरे पढ़ चुके हैं हम, चलिए और किसने क्या अपना, अच्छा वो है ठीक है, विच पैरानेजल साइनस लार्जेस्ट, लार्जेस्ट कौन सा था, लार्जेस्ट कौन सा मैक्सिलरी, स्मॉलेस्ट कौन सा इक्वेमोड होता है, फ्रेगमेंटेड कौन सा इक्वेमोड, जिसके ज्यादा टुकड़े होते हैं सबसे छोटा वही आपका इक्वेमोड होता है, देन उसके बाद में इक्वेमोड साइनस आर लोकेटेड कहां पे रहता है, बिलो द आई, अबव द आई, बिटवीन द आई, बिहाइंड द आई, बिटवीन द आई यहाँ पे इक्वेमोड बोन नहीं रहेगा, इक्वेमोड साइनस, व्हिच क्रेनियल नर्व प्रोवाइड द सेंसेशन टू द पैरानेजल साइनस, दैट इज ऑप्शन नंबर लिखा भी है इसमें, ये नहीं होगा ये नहीं होगा, और ट्राई जमेगा ऑप्शन सी, सी राइट आंसर, वो जब हम नर्वस सिस्टम डिस्कस करते हैं वहां पे नर्व इनर्वेशन पढ़ते हैं, उसके बाद में हाँ बस ठीक है, बाकी आप बाद में पता करना है, चलिए नोट्स हो गया आपके, आगे बढ़ते हैं, ठीक है, हमने कवर कर लिया है 5 मिनट के अंदर इसको, 10 मिनट में हमने सोल्व कर लिया है, तो इस फील्ड को कवर कर सकते हैं, 20 क्वेश्चन को अगर हमने 10 मिनट में सोल्व किया है, 20 क्वेश्चन को हमने 10 मिनट में सोल्व किया है, तो 100 क्वेश्चन को हम 50 मिनट में भी सोल्व कर सकते हैं, लेकिन 100 क्वेश्चन के लिए जो टाइम लिया जाता है आपका 7 बजे तक, वो लिया जाता है आपकी खोपड़ी के अंदर चीजें घुसे, अच्छे से आप समझे, बाकी इस फील्ड तो इससे भी फास्ट हो सकती है, आधे घंटे में सारा पेपर सोल्व हो जाए, लेकिन फिर एक्चुअल में कैसे क्वेश्चन बन रहे हैं क्या डाउट है इसमें, तो क्योंकि हम पढ़ चुके हैं, हम पढ़ रहे हैं डिटेल से, हम इसके बारे में जान रहे हैं, मॉड्यूल पेपर में ऑल ओवर 18 सब्जेक्ट जो हम कंसीडर करते हैं, साथ में आप जीके मैथ रीजनिंग जो लेते हैं उन सबको लेते हैं, उसके साथ में डिटेल से डिस्कस किया जाता है, कुछ कंफ्यूजन कुछ डाउट है उसको कवर किया जाता है, इससे वहाँ पे टाइम लगता है, और जो बच्चे अटेम्प्ट करते हैं वो उन चीजों की वैल्यू जानते हैं, जो अटेम्प्ट नहीं करते हैं उनको कुछ नहीं बोला जाएगा, नहीं तो बुरा लग जाएगा, अटेम्प्ट करें बच्चों है ना, अटेम्प्ट करें, चलिए हाँ बोल दो सर हमारे लखन ऐसे है ना भाई, चलिए रिप्स के पार्ट इमेज और रिप्स को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, जो रिप होती है, रिप के पार्ट को हम जान लेते हैं, अच्छा रिप की स्ट्रक्चर कैसी होती है, रिप को कौन सी बॉन्ड में लिया जाता है,
रिब लॉन्ग बोन है, फ्लैट बोन है, शॉर्ट बोन है? हाँ, तो लॉन्ग नहीं है। हाँ, रिब्स को फ्लैट बोन के अंदर कंसीडर किया गया है। रोसन विल्सन जो बुक है आपकी एनाटॉमी की, उसके अंदर नर्सिंग में यही चलती है ना? तो उसके अंदर रोसन विल्सन को लिया गया है। इसको रिब्स को आपका फ्लैट बोन में कंसीडर किया गया। रिब्स के कौन कौन से पार्ट होते हैं, तो पहले इधर देख ले पार्ट कौन कौन से है, उसके बाद में लिख लेना। हेड होता है, नेक फ्लैट पोर्शन होता है, 3 सेंटीमीटर लॉन्ग बॉडी शाफ्ट होती है, ट्यूबरकल होता है, एंगल बनता है जिसको फॉस्फोरस ग्लोब बोलते हैं। और ये आपके सामने एक इंडिविजुअल की हम बात करें, जो हेड होता है और जो इसका ये पोर्शन होता है पीछे वाला, याद रखिए जो हेड वाला पोर्शन होता है वो कौन सा रहेगा, हेड वाला, क्योंकि रिब तो इधर भी है, यहाँ से ऐसे पीछे जाएंगे ना भाई, तो हेड वाला पोर्शन कौन सा होता है, तो हेड वाला पोर्शन किसके साथ जुड़ता है, राइट के साथ नहीं, स्पाइन लिखा हुआ, तो ये भी कंफ्यूजन नहीं हो। इसको पता नहीं हेड यहाँ से क्यों माना गया है, मेरे को भी पता नहीं इस चीज का, लेकिन ठीक है जो माना गया वो करना पड़ेगा। तो हेड आपका यहाँ पे किसके साथ, स्पाइन के साथ, आगे की तरफ इसका फ्रंट वाला और से एक वाला पोर्शन है, तो ये जो है अटैचमेंट ये इस तरीके से ये आपका कहाँ पे जुड़ा हुआ, वर्टिब्रा के साथ में है। और ये जो पोर्शन है, ये जो सरफेस है वो आपके कहाँ जुड़ी है, यहाँ पे, और यहाँ पे भी हाइलाइन कार्टिलेज होगा। अगर ये प्योर रिब्स है तो, और अगर ये पांच रिब्स है तो कौन सा रहेगा, कौन सा नहीं रहेगा, कोस्टल कार्टिलेज रहेगा। और अगर ये कौन सी है, अच्छा इसका रीजन भी क्लियर हो गया अभी, हेड इसको सही बोला है, क्योंकि अगर इसको हेड नहीं बोलते हैं तो फ्लोटिंग वाले का हेड होता ही नहीं है ना, इसलिए इसका हेड बोला गया। तो हर एक चीज के पीछे रीजन है, जब आप पढ़ते हैं तो चीजें हाथों क्लियर हो जाती है। इसका हेड हमें से समझेगी, यहाँ से फ्रंट से देख जाएगा तो हेड तो फ्लोकट हो जाएगा, होल सा भी मान लेते हैं, लेकिन इनका तो हेड ही नहीं है, तो बिना हेड के कैसे रिब्स होगी भाई, इसलिए पीछे से लिया। तो हेड वाला पोर्शन पीछे से आगे आ रहा है, तो हेड किसका नहीं होगा, अगर आगे से लेते हैं तो आपका जो वर्टिब्रल रिब्स है उनका नहीं होगा, इसलिए हेड वाला पीछे की तरफ से है, और बिल्कुल सेट बात है। अभी कंसेप्ट क्लियर हो गया आपका। तो ये जो पोर्शन है स्पाइन वाला हेड जुड़ जाता नहीं, और ये जो है ऊपरी पोर्शन वर्टिब्रल हो गया, यहाँ पे एंगल बन गया है ना, क्योंकि डायरेक्ट एंगल नहीं बन रहा है, जैसे रफ एंगल बन रहा है, राउंड एंगल बन रहा है, और इसको हम ग्रो बोल रहे हैं, सॉरी ग्रो बोल रहे हैं, पोस्टल ग्रो, इस तरीके से ग्रो बनती है। और ये जो है आर्टिकुलर फेसेट, खास बातें हैं, आर्टिकुलर जो फेसेट होती है इसके अटैचमेंट के लिए हम वर्टिब्रा पढ़ेंगे, वर्टिब्रा में थोड़ा सी वर्टिब्रा पढ़ेंगे, थोड़ा सी वर्टिब्रा के अंदर जो अटैचमेंट पॉइंट है यहाँ से तो जुड़ता है, लेकिन साइड से भी जुड़ता है, तो वहाँ पे कोस्टल ट्रैकेट करके एक लैंडमार्क होगा, और वह लैंडमार्क ओनली एंड ओनली आपकी थोरासिक वर्टिब्रा में ही होता है, बाकी दूसरी वर्टिब्रा में नहीं होता है, बाकी दूसरी वर्टिब्रा में नहीं होता है, ओनली आपकी थोरासिक में। अच्छा क्यों, वर्टिब्रा तो आपकी 26 है टोटल, तो क्यों है, क्योंकि रिब्स यहीं पे जुड़ती है, रिब्स ओनली आपकी यहीं पे जुड़ती है, तो जो रिब्स का मेन पोर्शन है वो तो पीछे जुड़ेगा, और साइड से भी जुड़ती है आपकी रिब्स, रिब्स होती है वो वर्टिब्रा के साइड से जुड़ती है थोरासिक, तो जहाँ पे आर्टरीज होती है उस पोर्शन को हमने क्या बोला, आर्टिकुलर फ्लेट। ये पोर्शन जो है वो तो आपका रिब्स है, रिब्स है, और वहां पे जब हम पढ़ेंगे तो वहां पे जो लैंडमार्क रहेगा आपके थोरासिक वर्टिब्रा में वो रहता है कोस्टल फेसेट, कोस्टल एक कनेक्टिंग पॉइंट वी कैन से, आर्टिकुलेटिंग पॉइंट है, और पार्ट किसका है आपका वर्टिब्रा का, जहाँ पे आपके स्टर्नम का साइड वाला पोर्शन जो मेन पोर्शन है वो तो आपके वर्टिब्रा बॉडी के साथ कनेक्ट रहेगा, जो हम आगे जानेंगे डिटेल से, लेकिन ये है। तो कोस्टल फेकेट आपका पार्ट बनेगा थोरासिक का, जो यूनिक है, किसी दूसरे में नहीं होता। देन उसके बाद में लॉन्ग वाला पोर्शन है वो आपका बॉडी होगा, जिसे हम क्या बोल रहे हैं, साफ्ट बोल रहे हैं, एंड द लास्ट वन इज आर्टिकुलेट विद द कोस्टल कार्टिलेज। कौन सी रिब है ये बता सकते हैं आप लोग, अच्छा इसको भाई, ये सारी रिब किस तरह से लगभग ऐसी होती है, सारी आपकी कवर रहती है, लेकिन ये रिब है कौन सी, क्या ट्रू है, फॉल्स है, या फिर आपके सामने ये फ्लोटिंग है, क्यों ट्रू है, स्टेनल, हाँ नीचे लिखा हुआ इतना सुंदर सा वर्ड, तो ये कहाँ पे जुड़ती है, स्टेनल कार्टिलेज, और वो ओनली कौन सी होती है आपकी प्रोरिब्स होती है, बाकी अगर वहाँ पे नीचे लिखा होता है आपका वी कैन से कार्टिलेज और कोस्टल कार्टिलेज, तो आपकी कौन सी होती है, फॉल्स। चलिए पता से लिखे, कुछ ज्यादा बड़ी बातें नहीं है, तुम नोट करें कौन कौन सा पार्ट होता है, और पार्ट को लिखने के बजाय ये इमेज बना ले, ऐसे रफली एक एंगल में बना ले। हाँ बिल्कुल, तो स्टेनम के साथ में गए, अगर स्टेनम को आप समझते हैं, स्टेनम को डायरेक्ट अटैचमेंट की बात कर रहे हैं, तो वो कौन सा कार्टिलेज रहता है, हाइलाइन कार्टिलेज, और कोस्टल कार्टिलेज बिल्कुल अच्छे से ही बोल रहा है। जब ये रैंक लेके आते हैं तो उनके पीछे रीजन यही है कि सबको बोला गया है, पर किसी के माइंड में नहीं आया, और एक बच्चे के माइंड में ये तरह आया, इसका मतलब वो सही है भाई, वो सही है, क्योंकि वर्ड वहां पे लिखा हुआ है कोस्टल कार्टिलेज, इट्स नॉट हाइलाइन कार्टिलेज, इट्स नॉट ए हाइलाइन कार्टिलेज, यहाँ पे क्या है, कोस्टल कार्टिलेज है। तो ये जो रिब है वो आपकी फॉल्स रिब है, स्टेनम के साथ में ओनली अटैच नहीं करें, कार्टिलेज भी लिखा हुआ, बहुत शानदार, अप्रिशिएबल, ऐसे ही पढ़ाई करते हैं बच्चे। चलिए तार्किक चीजें होती हैं, समझने की जरूरत होती है, अपने आप को झोंकने की जरूरत होती है, और एग्जामिनर को लगता है, मतलब आपके एक बात बताइए, आपके जो सिलेबस है उसमें एप्टीट्यूड स्किल वाले क्वेश्चन ऐड करने की क्या जरूरत है, मान लेते हैं कि जीके वगैरह तो वो सही देते हैं कि थोड़ा बहुत आपको ज्ञान होना जरूरी है, करंट अफेयर्स के बारे में आप लोगों को पता होना जरूरी है, लेकिन स्किल की बात करें, एप्टीट्यूड की बात करें, तो वो आपके कहाँ काम आएगा, लेकिन उन्होंने दिया है, उनको पता है कि आप कहाँ पे अटकते हैं, तो थोड़ा स्किल डेवलप करेंगे, जब एप्टीट्यूड डेवलप होता है ताकि चीजें बनती है, रीजनिंग आप पढ़ते हैं, रीजनिंग का मतलब ये है, रीजनिंग जो वर्ड है वो क्या, रीजन, कारण, तर्क, किस तरह के क्या है, किस तरह की चीजों को बनाते हैं, है ना, तो रीजनिंग पढ़ते हैं, उसके पीछे रीजन ये है कि आप थोड़ा सा चीजों को एक्सप्लोर करना सीखें। हो गया इसका पार्ट, जैसे इमेज बनाना है वो लिखना है, नोट्स जो बनाने का मैंने आपको भी बताया है, तो कोशिश करें जब आप नोट्स बनाते हैं तो एक इमेज के थ्रू नोट्स बनाए, है ना, पैराग्राफ में नोट्स बनाते हैं तो वो देखिए इफेक्टिव स्मार्ट नोट्स नहीं होते, भले आप बना सकते हैं अगर आप बेटर लेंथ पता है तो, लेकिन इमेज के थ्रू बनाए ताकि आपके माइंड में इमेज थोड़ी छप जाए, और थोड़ा स्पीड में लिखें। क्योंकि यहाँ से अगर क्वेश्चन बनता है तो आपके सामने रिप्स दे दी जाएगी, और उसका लैंडमार्क पूछा जाएगा, उससे बड़ा से क्वेश्चन और कुछ बनेगा नहीं, है ना, कि ये लैंडमार्क कौन सा है, जैसे वो अपर वाला पोर्शन है, हेड वहाँ पे दे दिया, ट्यूबरकल वहाँ लिखा होगा, और वो जो आर्टिकुलर क्रिकेट है वहाँ पे क्वेश्चन मार्क डाल दिया जाएगा, और आपसे पूछा जाएगा कि ये कौन सा लैंडमार्क है पर्टिकुलर रिप्स का, है ना, तो फिर वो आपको इमेज के थ्रू ही याद रखना पड़ेगा। और ये पार्ट है हेड नेक बॉडी ट्यूबरकल एंगल ग्रुप, जो आपका कोस्टल ग्रुप है वो जस्ट नॉर्मल है, बाकी इमेज के थ्रू इसको याद रखें। चलिए आगे बढ़ रहे हैं भाई, नेक्स्ट हमारी है स्टेनम, व्हाट इज द ब्रेकबोन, 24 की हो जाती है रिप्स, रिप्स में किसी प्रकार कुछ डाउट नहीं है, क्लियर है सारे डाउट, फिर मेरे को डाउट होता है, फिर मैं आप लोगों से पूछता हूँ तो आप लोगों को डाउट कवर नहीं कर पाते,
मेरे को होते हैं डाउट, और एक डाउट होते हैं कुछ अलग से नहीं पूछेंगे, कुछ एडवांस जो आपसे आपको पढ़ाया गया है उसमें से आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं और वो आप बता नहीं पाते, तो ये थोड़ी बात ठीक नहीं। डाउट है तो कवर करके जाए, और नहीं समझ में आ रहा तो वापस पूछे, लेकिन चीजों को क्लियर रखें। रिस्क के बारे में सब क्लियर है? यस और नो? तो क्या एनर्जी नहीं रही अभी? अभी तो है ना भाई, टाइम है अभी तो 20 मिनट हमारे पास, इसको पढ़ लेंगे हम। हाँ 20 मिनट है, 10 मिनट है कितनी। स्टेनम इज आल्सो नोन एज द बैकबोन। स्टेनम को क्या बोलते हैं, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, उसके बाद में लिख लेना। 5 मिनट मेरे को दो, 5 मिनट आपको दिए जाएंगे। स्टेनम को कैसे बोलते हैं? फ्लैट बोन बोलते हैं। और ये कौन सी, नेयर बोन? नेयर मतलब की थोड़ी सी छोटी बोन होती है, बाकी टाइप ऑफ बोन जब हम डिस्कस करते हैं तो वहाँ पे फ्लैट बोन के अंदर इसको कंसीडर किया जाता है। लोकेटेड इन द सेंटर ऑफ एंटीरियर थोरैसिक केज, और थोरैसिक एंटीरियर आगे की तरफ है, और एंटीरियर में कहां पे? एंटीरियर में लेटरल में नहीं है, एंटीरियर में मिड पोर्शन में है, सेंटर में है ना। तो आपके सामने एंटीरियर थोरैसिक में। देन मेजरमेंट की बात करें, लगभग अबाउट लिखा होता है, अप्रोक्स लिखा होता है। इसका मतलब ये है कि इससे कम भी हो सकती है, इससे ज्यादा भी हो सकती है। जिनकी हाइट थोड़ी अच्छी है तो वो आपके सामने 15 के 17 18 20 सेंटीमीटर हो सकती है। जिनकी हाइट थोड़ी कम है उनके सामने 12 13 सेंटीमीटर तक भी हो सकती है। इसी को अगर हम इंच में बोले तो आपकी 6 इंच हो सकती है। इसी को एमएम में बात करें तो एमएम 1 एमएम में 150। सर आप ही बता दो, क्या पूछ लेते हैं बीच बीच में। 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 मिलीमीटर। 1 सेंटीमीटर में 10 है तो 15 में कितना हो जाएगा? 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आएगा? 150 मिलीमीटर। इसी का 150 है, 6 इंच है। 1 इंच इक्वल टू हाउ मेनी सेंटीमीटर? 1 इंच इक्वल टू हाउ मेनी सेंटीमीटर? 2.5 सेंटीमीटर। और इसी को हम लिख सकते हैं 25 एमएम। 25 एमएम। इसको हम फुट में बात करें तो कितना फुट होगा ये? कितना फुट होगा? 15 सेंटीमीटर में कितने फुट होते हैं? 5 फुट। 8 फुट, पॉइंट 5, आधा फुट। आधा फुट, क्योंकि 1 फुट इक्वल टू 1 फुट बोलेंगे, फिर बोलेंगे फुट इक्वल टू 12 इंच इक्वल टू 30 सेंटीमीटर इक्वल टू 300 एमएम। कभी है? ठीक है, तो ये बेसिक चीजें भी लिखे। तो इसको आप किस तरीके से बोल सकते हैं? 6 इंच की होती है, 15 सेंटीमीटर की होती है, 150 एमएम बोल देंगे, और आपके आधा फुट भी इसको बोल सकते हैं, हाफ फुट के अंदर भी इसको ले सकते हैं। मीटर में बात करेंगे तो निकाल के बताओ। 0.15 मीटर आपका होगा आधा फुट। आधा फुट यानी आपका 15 सेंटीमीटर, और एक मीटर में कितने सेंटीमीटर रहता है? 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, और यहाँ पे कितना है? 15, तो बिल्कुल 1.5 नहीं 0.15 मीटर। भाई सर मैथ लेके बैठे। अच्छा, एक रिसेंटली की मैं चीज आपको बता देता हूँ, बच्चों मैथ को प्रैक्टिस करें। आईसीयू की इमरजेंसी जो सर आपकी क्लास लेते हैं पढ़े। लास्ट मिनट में जो अभी इंसिडेंस हो जाता है, छोटी मोटी चीजें, तो इंसिडेंस हुआ है हमारे साथ जो स्टाफ थे, जो अभी आप में से बचाए हुए नोट वाले, ब्रेक कैलकुलेट करने में दिक्कत आ रही है, वैसे ऑपरेशन इक्वेशन नहीं बना पा रहे, मुश्किल है। इमरजेंसी में जब आपको डॉक्टर बोलेंगे कि वैसे ऑपरेशन इक्वेशन बनाना है, नोएड बनाना है, नोएड इसका स्टार्ट करना है, तो ये कैलकुलेशन चलती है वहाँ पे। वैसे ऑपरेशन का हालांकि इंटरनेशनल यूनिट में होता है, लेकिन नोएड वगैरह है वो माइक्रोग्राम है, फेंटानिल माइक्रोग्राम है, तो उनको कैसे बनाएंगे? आपको बोला गया था, आप एक दूसरे का मुंह देखोगे, आधे बच्चे पूछेंगे जिनके शर्म नहीं वो पूछ लेंगे, शर्म वाले बच्चे बैठे रह जाएंगे, और ये सब दूसरी बातें हैं। मेन अगर आपका फोकस है पेशेंट पे, आपको नहीं पता है तो पेशेंट की लाइफ के साथ में कॉम्प्रोमाइजेशन हो सकता है। बेसिक मैथ क्लियर करें अगर आपको सीसीयू आईसीयू इमरजेंसी में काम करना है तो। वार्ड में काम करते हैं तो वहां पे बेसिक मैथ की जरूरत पड़ती है, क्योंकि डोज कैलकुलेशन करना पड़ता है, ड्रग कैलकुलेशन करना पड़ता है ना। तो ये चीज हमको पूछ लेते हैं सीनियर से, ऐसा ही है, पूछ लेते हैं। सीनियर को नहीं पता होगा तो क्या होगा? खुद का बेस खुद बनाए, छोटी छोटी क्लियर करके रखे। तो जब हम बोलते हैं कि जो में मजा आ रहा है यही मजे है, जब आपको पता है तो आपकी वैल्यू बनती है, आपकी वैल्यू बनती है तो आपका रिस्पेक्ट होता है, आपका रिस्पेक्ट होता है तो वहाँ पे आपको जाना पसंद होता है। जहाँ पे आपकी रिस्पेक्ट नहीं है वहाँ पे आपको ठीक नहीं लगेगा, नहीं लगेगा तो फिर आपसे आपके मुंह से वो निकलता है, मजा नहीं आ रहा है, बोरियत सी हो रही है, बोरियत आपने बना रखा है। चीजें जाने, अपनी वैल्यू खुद बनाना सीखे। और ये जो बता रहा हूँ एक एग्जांपल मात्र है, बहुत सारी चीजें हैं जो अभी वाले बच्चे आ रहे हैं, और मैंने हालांकि पहले वाले में भी नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जो रिसेंटली नॉट वाले बच्चे आ रहे हैं अभी जैसे हमारे साथ में है तो थोड़ा मुश्किल है बच्चों। जैन सेन है और कोई गलती से हमारे पास अगर ऐसे मिस्टेक किसी ने कर दिया है तो वहीं पे संभाल पड़ेगी। बेसिक चीजें नहीं करें, क्योंकि जैन से प्लेटफॉर्म आपको एक मात्र ऐसा प्लेटफॉर्म है इमरजेंसी नर्सिंग को अलग से पढ़ाता है। इमरजेंसी नर्सिंग अलग से आपको इस प्लेटफॉर्म से पढ़ाई जाती है। तो इमरजेंसी की जो चीजें हैं, ड्रग कैलकुलेशन है, कोशिश करें उनको सीखें। ये आपके सामने स्ट्रेंथ होगी, और ये आपका सुपीरियर पोर्शन, देनी इंफीरियर पोर्शन, इसके पार्ट की हम बात करते हैं तो अभी हम पार्ट पढ़ेंगे इसका, है ना। ये आपका सुपरा स्ट्रेनल नोच हो गया, ये नोच बन रहा है इसलिए नोच सुपरा ऊपर की तरफ, किसके स्ट्रेनल के सबसे ऊपर की तरफ स्ट्रेनल के तो दो तीन पोर्शन होते हैं। एक जो रहता है जो वाइडेस्ट पोर्शन होता है, वाइडेस्ट नॉट लॉन्गेस्ट, वाइडेस्ट वो आपका पोर्शन बनता है मेन्यूब्रेम। लॉन्गेस्ट पोर्शन बनता है आपका बॉडी सब स्ट्रेनल बॉडी, और ये जो है आपका टेल पॉइंट टर्मिनल बनता है, दैट इज ए जिफॉइड प्रोसेस, दैट इज ए जिफॉइड प्रोसेस। तीन पार्ट होते हैं, एंगल बनता है, एंगल ऑफ लुइस समटाइम पूछ लिया जाता है, एंगल ऑफ लुइस, है ना, मेन्यूब्रो स्ट्रेनल एंगल। अभी इसकी जो डेफिनेशन लिखी हुई है वो देखना, तो ये इमेज है, ये लैंडमार्क है, ये जो है आपका जिफॉइड प्रोसेस है, ये सुपीरियर लिखा हुआ है यहाँ पे, सुपीरियर ऊपर का व्यू है, ये आपका नीचे का व्यू है, तो सुपीरियर से इंफीरियर तरीके से, है ना। तो इंफीरियर जो पोर्शन है वो आपका जिफॉइड है, टर्मिनल यहाँ पे जो रहता है जिफॉइड है आपका टर्मिनल पोर्शन ऑफ द स्टेनम। लॉन्गेस्ट पोर्शन ऑफ द स्टेनम इज द बॉडी, वाइडेस्ट पोर्शन इज द मेनोब्रेम। ये आपको याद रखना। इनके अंदर जो पार्ट है उनकी डेफिनेशन भी लिखे फटाक से। तीन पार्ट होते हैं, नहीं लिखे इसको लिखे, इसको लिखना है, इसको लिखे नहीं तो मैं गेट के ताला लगा दूंगा बाहर। कंसिस्ट ऑफ द थ्री पार्ट, मेन्यूब्रेम होता है, सुपीरियर पार्ट होता है, टू पार्ट ऑफ द वर्टिब्रल आर्टिकुलेट। इसको और डिटेल्स डिस्कस कर लेंगे कल, लेकिन थोड़ा लिख के तो सही बच्चों। उसके बाद में क्लेविकुलर नोट होते हैं यहाँ पे, दैट आर्टिकुलर विद द क्लेविकुलर फाउंडेशन ऑफ क्लेविकुलर जॉइंट, स्टेनो जंक्शन जो एंगल ऑफ लुइस बनाता है, बॉडी और जिफॉइड प्रोसेस। नोट्स लिख ले, इसको डिटेल से मैं एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि इसमें काफी काम की चीजें हैं जिनको एक्सप्लेन करने की जरूरत है। मोबाइल यूज नहीं करें, समोसे की डिमांड काफी होती है यहाँ पे, आपका मोबाइल इसका सोर्स बन सकता है। फटाक से इनको दो। और जब आप जाने की उम्मीद करते हैं कि सर 7:30 पे हमें छोड़ दिया जाए, तो आने की उम्मीद भी आप लोगों की ये होनी चाहिए। हम उम्मीद करते हैं कि आप 5:30 तक आपकी क्लास में प्रेजेंट हो जाए, 5:30 में क्लास स्टार्ट हो जाए। कभी कभी हम भी 2-5 मिनट लेट हो जाते हैं, वो बात ठीक है, लेकिन आप लोगों से एक्सपेक्टेशन ये होती है कि आप 5:30 आपकी क्लास स्टार्ट होती है तो आप 5:25 पे अंदर आ जाए, नोट्स निकाल के रेडी बैठे।
है ना। और आए जब आपके सामने फैक्ट्री कोई भी आ रही है तो आप खड़े हो और वापस बैठोगे तो उसमें मिनी सेकंड खराब होगा, इसका मतलब ये है कि आप चले खड़े रहे, आ जाएंगे अंदर, वो टाइम बचेगा आप लोगों का। फिर जैसे आते हैं फिर बैठ जाओ तुरंत, और उसके बाद पटास यहाँ पे नजर दे दो, 2 मिनट बचाएंगे आपके, आप बैठते हैं तो 3 मिनट एडजस्ट होने लग जाते हैं, इधर कोनी टच होगी, इधर कोनी टच होगी, फिर हम ब्रेक खोलेंगे, चेन से हम नोट्स वगैरह निकालेंगे, नहीं मिला तो ढूंढेंगे, 2-5 मिनट गए आपके। ये मिनटों की वैल्यू है, जब आप एग्जाम देने जाएंगे तब समझेंगे, अभी नहीं समझेंगे इन चीजों को। इनके अंदर जो खास खास बातें हैं, क्लेविकल नोट्स है, एक जो लिखा मेनिब्रम, उसके अंदर 2 पेयर लिखा हुआ, ये खास बात है कि मेनिब्रम के साथ कितनी बॉन्ड जुड़ती है, मेनिब्रम के साथ देखिए मेनिब्रम है और 2 पेयर लिखा हुआ, तो मेनिब्रम के साथ कितनी बॉन्ड जुड़ेगी, टोटल बॉन्ड कितनी जुड़ेगी, गलत बात है, 6 बॉन्ड जुड़ेगी, क्योंकि 2 क्लेविकल भी होते बच्चों, टोटल बॉन्ड बोला ना मैंने, रिवाइज किया वापस ताकि आप लोग समझे, तो 2 क्लेविकल जुड़ेगी और 2 पेयर में आपके लिए 2 जैसे 2 टोटल 6 बॉन्ड जुड़ेगी, 4 नहीं जुड़ेगी, है ना। तो आप कहां तक सोच सकते हैं, आपके मुंह से कौन सा आंसर निकलने वाला है, वह सोच के ही क्वेश्चन बनाया जाता है, ताकि आप कौन सा आंसर देंगे फिर आपके आंसर को मॉडिफाई किया जाएगा। मिडल एंड लार्जेस्ट पार्ट, अच्छा इसको ना लार्जेस्ट कर सकते हैं, लॉन्गेस्ट लिखे तो बेस्ट रहेगा, है ना, इसको लॉन्गेस्ट लिखे तो ये बेस्ट रहेगा, वाइड आपका ये रहता है, अब ऐसा क्वेश्चन बन जाता है थोड़ा डिटेल से, तो स्टेनम क्या होता है, उसका जो वी कैन से डायमीटर होता है वो थोड़ा ज्यादा होता है एज कंपेयर टू दिस वन, और बॉडी के तुलना में, सब की तुलना में, तो ये थोड़ा सा आप लिख सकते हैं, वाइडेस्ट आप मेनुब्रेम को लिखिए और लॉन्गेस्ट आप किसको लिखेंगे अपना बॉडी वाला, और आपका स्टेनल साफ्ट, बॉडी को स्टेनल साफ्ट भी बोलते हैं, फिर आप लोग वहां पे देखेंगे तो कंफ्यूज, बॉडी को ही हम क्या बोलते हैं साफ्ट, और किसकी है स्टेनम की है, तो कौन सा बनेगा स्टेरनल, स्टेरनल साफ्ट, ऐसे लिख सकते हैं, बॉडी को ही आप क्या बोलेंगे स्टेनल साफ्ट, हो गए नोट्स। हाँ चलिए, जिनके नहीं हो लिख सकते हैं, जिनके हो गए जिनके हो गए वो बिग बंद नहीं करें, रिवाइज कर ले, सब बोल दो बिग बंद करें, ठीक है बिग बंद कर सकते हैं आप लोग, जिनके नहीं हुए आराम से लिखे, आप जब तक नहीं लिखेंगे भले